दुनिया के सभी ड्रैगन अपनी मां के आगमन का जश्न मना रहे हैं। एक साधारण सी सूचना ने इतना हंगामा मचा दिया कि आगामी गिल्ड युद्ध भी दब गया। ड्रैगनों की दहाड़ें पूरी दुनिया में गूंज उठी। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। दुनिया भर के खिलाड़ियों ने बताया कि उस दिन राक्षसों की संख्या कम थी। ड्रैगनों की दहाड़ सुनकर सभी राज्य सतर्क हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि ड्रैगन पागल हो गए हैं। ड्रैगनों की दहाड़ 1 घंटे तक जारी रही, फिर शांत हुई। खिलाड़ियों ने यह भी बताया कि उस दिन आसमान में 6 विशालकाय ड्रैगन उड़ते हुए देखे गए थे। उस दिन 6 ड्रैगन राजा आकाश में विचरण कर रहे थे, जिनमें से प्रत्येक एक तत्व का प्रतिनिधित्व कर रहा था। एक अग्नि ड्रैगन राजा आकाश में विचरण कर रहा था और वह जिस भी स्थान से गुजरा वहां भीषण गर्मी फैल गई। वह अपने पीछे आग की लकीरें छोड़ता गया और उसकी विशाल छाया एक बड़े महल को भी ढक सकती थी। जल वृदा आकाश में विचरण करते हुए जहां से भी वह गुजरी, वर्षा के बादल बन गए। उसके मार्ग से गुजरने वाले प्रत्येक क्षेत्र में वर्षा हुई और यहां तक कि सबसे भीषण सूखे वाले क्षेत्र पर भी उसकी कृपा बरसी। उसने गर्म क्षेत्रों में तापमान भी कम कर दिया, जिससे लोग प्रसन्न हुए। पृथ्वी के ड्रैगन राजा आकाश में विचरण कर रहे थे और उनके मात्र ऊपर से गुजरने मात्र से ही धरती कांप उठी। उनकी विशालकाय आकृति, जो मिट्टी की पपड़ी जैसी दिखती थी, ने एक ऐसी विशाल छाया डाली जो अग्नि ड्रैगन राजा की छाया को भी बौना कर देती थी। वे जिस भी स्थान से गुजरते वहां की धरती उपजाऊ मिट्टी से भर जाती, जिससे पौधों का विकास तेजी से होता था। एक पवन ड्रैगन राजा आकाश में उड़ता हुआ आया और उसने तूफानी हवाएं उत्पन्न की। वह जहां से भी गुजरी वहां भयंकर तूफान आ गया। उसके द्वारा उत्पन्न तीव्र हवा के कारण खेतों के सभी पौधे झुक गए। वह इतनी तेजी से गुजरी कि दबाव के कारण कुछ खिड़कियां टूट गईं। एक अंधकार में ड्रैगन राजा आकाश में विचरण करता हुआ आया और अपने साथ अंधकार को बुला लाया। उसकी उपस्थिति मात्र से ही प्रकाश गायब हो गया और रात छा गई। लोग भ्रमित हो गए, उन्हें लगा जैसे रात जल्दी आ गई हो या चंद्रमा ने सूर्य को निगल लिया हो, लेकिन वास्तव में वह अंधकार में ड्रैगन राजा वहां से गुजर रहा था। सभी निम्न जीव ड्रैगन राजा के भय से अपने अपने आश्रयों में छिप गए। एक प्रकाशमान ड्रैगन राजा आकाश में विचरण करती हुई आए और अपनी चमक से संसार को रोशन कर दिया। मात्र उसकी उपस्थिति मात्र से ही अंधकार दूर हो जाता है, मानो वह आकाश से उतरी कोई तारा हो। उसने पूरे क्षेत्र को प्रकाश से भर दिया, मानो अपने प्रकाश से संसार को रोशन करके उन्हें उनके सपनों की ओर मार्गदर्शन कर रही हो। खबर है कि सभी 6 तात्विक ड्रैगन राजा एक ही दिशा में उड़ रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि वे कहां जा रहे हैं, लेकिन उन्हें पूरा यकीन है कि वे सभी किसी न किसी बिंदु पर मिलेंगे। सभी खिलाड़ी यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि ये 6 तात्विक ड्रैगन राजा कहां जा रहे हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही इसका जवाब मिल जाएगा। देव और बाकी लोग एक मानव आकार के अजगर के अंडे के सामने खड़े हैं, जो ऊर्जा से स्पंदित हो रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें, लेकिन एक विशेष सुरक्षा कवच उस मानव आकार के अजगर के अंडे की रक्षा कर रहा है। देव ने देवी तियामत की छवि देखने के लिए मुड़ा, लेकिन जब कानलाउन को अपने अजगर के गोले का इस्तेमाल करना पड़ा, तब तक वह गायब हो चुकी थी। क्या हमें कुछ करना चाहिए? आक ने पूछा। नहीं, हमें बस ये सुनिश्चित करना है कि उसका कायापलट पूरा हो जाए। अब वह शायद अजगर में बदल जाएगी, क्योंकि देवी तियामत उसे सीधे अपना अरकाना भेज रही है। देव ने कहा, जब कानलाउन ने उसे बेसिल के साथ हो रही घटनाओं के बारे में बताया। वह बदमाश सही कह रहा है, लेकिन ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि मैंने पहली बार किसी इंसान को सचमुच विकसित होते देखा है। यह एक बहुत ही रोचक खोज है, लेकिन हम मेहमानों का इंतजार कर रहे हैं। पेन ने कहा, क्योंकि वह पहले से ही 6 शक्तिशाली शक्तियों को एवलॉन की ओर उड़ते हुए महसूस कर सकता था। मुझे लगा था कि तुम बूढ़े और सुस्त हो गए हो, लेकिन तुम अब भी उतने ही तेज हो। क्या हमें उनका स्वागत करना चाहिए? देव ने पेन से पूछा। हमें ऐसा करना चाहिए, नहीं तो वे हमेशा बिना सूचना दिए यहां आ जाएंगे और यह एक अच्छी मिसाल नहीं होगी। लोग सोचेंगे कि आपके क्षेत्र में बिना किसी परिणाम के आसानी से आना जाना संभव है। पेन ने कहा और अचानक बेसी को पुकारा। विशालकाय अंतरिक्ष वेल अचानक एवलॉन के ऊपर प्रकट हुई, जिसे देखकर सभी लोग विस्मय से दंग रह गए। बेसी एक द्वीप जितना विशाल है, लेकिन देव आसानी से प्रसिद्धि खोना नहीं चाहता था। देव ने कानलाउन को अपने क्षेत्र में आने वाले मेहमानों का स्वागत करने के लिए कहा, क्योंकि वह किसी भी ड्रैगन से संबंधित खतरे का सबसे अच्छा निवारक है। कानलाउन का वंश ही उससे कमतर लोगों को आसानी से दबा सकता है। पेन और देव अचानक फार्म से गायब हो गए। अब केवल आक और पाना ही मानव आकार के अंडे की देखभाल के लिए बचे हैं।
freewebnovel.com। सभी 6 तात्विक ड्रैगन राजा एवलोन के बाहरी इलाके में पहुंचे और वे सभी पेन के खेत पर उतरना चाहते थे। वे वहां की ऊर्जा की ओर आकर्षित हो रहे थे क्योंकि उस स्थान पर देवी टियामेट की ऊर्जा महसूस की जा सकती थी। 6 तात्विक ड्रैगन राजा जानते थे कि एवलोन दानवों का इलाका है, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। उन्हें बस इतना पता था कि उन्हें देवी तियामत की ऊर्जा के स्रोत तक जाना है। जब 6 तात्विक ड्रैगन एवलोन के आकाश में प्रवेश करने ही वाले थे, तभी अचानक पेन और देव ने उनका स्वागत किया। 6 तात्विक ड्रैगन राजा उन दोनों को देखकर नहीं रुके, लेकिन जब एक विशालकाय सुनहरा ड्रैगन अचानक एवलोन के ऊपर काले बादलों को चीरता हुआ प्रकट हुआ, तो वे रुक गए। कानलाउन का असली रूप पहले से ही काफी विशाल है, लेकिन वह अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके अस्थायी रूप से और भी बड़ा हो सकता है। उसने अपने नए उन्नत टेम्पेस्ट ड्रैगन ऑर्ब का उपयोग करके तूफानी बादलों को बुलाया, जिससे उसका रूप और भी भयावह हो गया। 6 तात्विक ड्रैगन राजाओं के वंशज कानलाउन को देखकर भयभीत हो गए, क्योंकि वह उत्पत्ति ड्रैगन था। ड्रैगन प्रजाति, विशेषकर तात्विक ड्रैगनों का पूर्वज। रुको, कानलाउन ने अपनी ड्रैकोनिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए घोषणा की। अचानक पड़े दबाव से शरीर अकड़ जाने के कारण 6 तात्विक ड्रैगन राजा अचानक रुक गए। हालांकि कानलाउन एक उत्पत्ति ड्रैगन है, लेकिन वह ड्रैगन वंश के शीर्ष पर मौजूद 6 तात्विक ड्रैगन राजाओं के समान स्तर का नहीं है। 6 तात्विक ड्रैगन राजाओं का स्तर 350 है, जो कानलाउन से 100 स्तर ऊपर है, इसलिए उन पर पड़ने वाला दबाव कुछ हद तक कम हो गया है। ये 6 तात्विक ड्रैगन राजा अभी भी कानलाउन की वंश परंपरा से दबे हुए हैं, जिसने उन्हें 30% तक कमजोर कर दिया है। तात्विक ड्रैगनों की इस कमजोरी के कारण वे एवलोन में घुसपैठ करने में असमर्थ रहे, क्योंकि एवलोन में अभी भी एक रक्षक मौजूद है। सेना अचानक अपने असली रूप सिमुर्ग में बदल गई। उस इलाके में सिमुर्ग की आवाज गूंज उठी, जो पक्षी, भेड़िए और स्त्री की आवाज का मिश्रण थी। सेना का असली रूप इतना सुंदर और चमकदार है कि उसे देखकर ऐसा लगता है मानो वह आज के तूफानी आसमान में सूरज की तरह चमक रही हो। एवलोन में इंद्रधनुषी पंखों वाला सूर्य की रोशनी से जगमगाता एक विशालकाय पक्षी और आकाश को ढके एक विशाल सुनहरे ड्रैगन को देखा जा सकता था। टेलीपोर्टेशन सकल का उपयोग करके नीचे से एवलोन में प्रवेश करने वाले सभी लोग एवलोन के आकाश में उड़ते हुए 8 विशालकाय राक्षसों को देख सकते थे। खिलाड़ियों का ध्यान आकर्षित करने वाले ये 6 मौलिक ड्रैगन एवलोन की ओर बढ़ते हुए खिलाड़ियों को पता चलने पर तुरंत वायरल हो गए। फोरमों में कई तरह की अटकलें लगाई गईं और इस घटना का लाइव वीडियो फीड भी समाचार साइटों पर दिखाया गया। जब आमंत्रित पेशेवर खिलाड़ी एवलोन में हो रही घटनाओं पर चर्चा करने के लिए टेलीकास्ट में शामिल हुए, तो उन्होंने अनुमान लगाया कि इसका संबंध मदर ऑफ ड्रैगन्स के आगमन के बारे में दुनिया को दिए गए संदेश से हो सकता है। टीवी प्रसारण में लोग जिस बात पर लड़ रहे हैं, वह ये है कि ड्रैगन की मां की क्या भूमिका है। एवलोन में मौजूद सभी ऑनलाइन रिपोर्टर ये जानना चाहते हैं, लेकिन वे अपने पात्रों को आगे नहीं बढ़ा सकते। एवलोन से जुड़े न होने वाले सभी लोगों में ड्रैगन का भय व्याप्त है। एवलोन में रहने वाले प्राणियों की रक्षा सेना कर रही है। अपना काम बताओ ड्रैगन राजाओं, देव ने हवा में उड़ते हुए कहा। एक युवा दानव हमसे बात करने की हिम्मत करता है। तुम, जिसने अभी तक अपनी मां का दूध पीना नहीं छोड़ा है। पृथ्वी के ड्रैगन राजा ने कहा। टेरियन क्वैक, तमीज से पेश आओ। वह जुड़वां देवताओं का चैंपियन है। तुम्हें 2 आदिम देवताओं के योद्धा का सम्मान करना चाहिए। हवा के ड्रैगन राजा फ्रैकस ज़ेफिर ने कहा, क्योंकि वह जानती थी कि चैंपियन अपने देवताओं के योद्धा प्रतिनिधि होते हैं। सम्मान कमाया जाता है, दिया नहीं जाता। क्या वह सचमुच हमें रास्ते से रोकने की हिम्मत करता है? राक्षसों से यही उम्मीद की जाती है, वे हमेशा महत्वपूर्ण क्षणों में हमें बाधा डालना चाहते हैं। अग्नि ड्रैगन राजा वोल्केनियस इग्निम ने कहा, उनका स्वभाव आग की तरह उग्र था जो कभी भी भड़क सकता था। आप भी शांत हो जाए। आपको उस जल के समान होना चाहिए जो स्वतंत्र रूप से और सहजता से बहता है। यदि आप दूसरे पक्ष से अच्छी बातचीत करना चाहते हैं तो जल के समान होना आवश्यक है। जल द्रोमों की रानी H2O लोच ने शांत भाव से स्थिति का आकलन करते हुए यह बात कही। तुम सब तमीज से पेश आओ। प्रकाश ड्रैगन राजा ल्यूमिनेसेंस ने अन्य ड्रैगन राजाओं के झगड़े को रोकने के लिए प्रकाश से विस्फोट करते हुए कहा। हम जुड़वां देवताओं के चैंपियन के क्षेत्र में हैं और आप उनका सम्मान करेंगे क्योंकि यह उनका क्षेत्र है। यदि वे अपने अपने क्षेत्र में आप सभी की तरह व्यवहार करते, तो क्या आप भी उनके जैसा व्यवहार नहीं करते? 6 तात्विक ड्रैगन राजाओं के नेता डार्कनेस टेनेब्रोसस ने कठोर स्वर में कहा। जब आप सबने अपनी छोटी मोटी कहा सुनी सुलझा ली है और शांत हो गए हैं, तो आप यहाँ क्यों आए हैं?
जहां तक मुझे याद है, हमारे बीच एक समझौता हुआ था कि हम एक दूसरे के क्षेत्र में लापरवाही से प्रवेश नहीं करेंगे। मुझे ये बात अच्छी तरह याद है क्योंकि 6 सदस्यों की परिषद ने ही डेमोस के सामने ये प्रस्ताव रखा था। क्या अब आप सब अपने वचन से मुकर रहे हैं? पेन ने कहा, क्योंकि देव को इस समझौते की पहले से ही जानकारी थी। देव को बताया गया था कि किसी भी परिस्थिति में डेमोस को 6 तात्विक ड्रैगन राजाओं के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए। यही वह बात थी जिसने ड्रैगनों और दुनिया की रक्षा करने वाले राक्षसों के बीच दुश्मनी को शांत रखा था। हालांकि ड्रैगनों को गैर ड्रैगनों की कोई परवाह नहीं थी। अचानक आने के लिए क्षमा करें, महान वनभूमि की पेन और जुड़वा देवताओं के चैंपियन इक्विनॉक्स। काउंसिल ऑफ 6 ने हमारी मातृ देवी के माना हस्ताक्षर का पता लगाया है। उन्होंने हमें ये भविष्यवाणी भी दी है कि उन्होंने अपने एक अंश को अवतरित किया है। ल्यूमिनेसेंस ने कहा, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, मैं अंडे से निकलने वाली उस प्रबल और उग्र ऊर्जा को महसूस कर सकता हूं। शायद वे भी यही महसूस कर रहे होंगे। देव ने बुदबुदाते हुए कहा, आपका यह अनुमान बिल्कुल सही है क्योंकि हमने ही आपकी देवी माता को उनके एक अंश को साकार करने में सहायता की थी। मुझे लगता है कि आप सभी द्वीप पर मानव आकार का अजगर का अंडा देख सकते हैं, भले ही आप उसके पास न जाएं। मैंने आपको वह बता दिया है जिसके लिए आप आए थे। अब आप इस स्थान से जा सकते हैं क्योंकि आपने वह देख लिया है जो आप देखना चाहते थे। पेन ने ये कहा, जिससे 6 अजगर राजा अवाक रह गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस रवैये से हमें कलंकित करने की? वोल्केनियस इग्निम ने क्रोध और आग के गोले में तब्दील होते हुए कहा, अगर तुम ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी यह इच्छा आसानी से पूरी कर सकता हूं। बहुत समय हो गया है जब मैंने किसी ड्रैगन को वहां भेजा था। मुझे लगता है कि तुम्हारे दादाजी को वहां भेजा गया था क्योंकि उन्होंने अपने बुरे रवैये से मेरे दयालु हृदय को बहुत ठेस पहुंचाई थी। पेन ने यह कहा, जिसे सुनकर वोल्केनियस इग्निम अचानक चुप हो गया। हम उपहार लेकर आए हैं, ड्रैकनेस टेनेब्रोसस ने कहा, जिससे पेन ने तुरंत अपनी धमकियों में नरमी बरती। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम उपहार लाए हो तो तुम सभ्य मेहमान हो जो अपने मेहमानों का ख्याल रखते हो। फिर मानव रूप धारण करके अंदर आओ। उपहार उसके लिए छोड़ दो। पेन ने देव की ओर इशारा करते हुए कहा, सच में ये बूढ़ा आदमी उपहारों का बहुत शौकीन है। अगर ड्रैगन उपहार नहीं दे रहे होते तो वह उन्हें वापस कर देता। देव ने सोचा क्योंकि वह अपनी राय जाहिर नहीं करना चाहता था। देव को यह भी लगा कि 6 तात्विक ड्रैगन राजाओं का एवलोन आना कोई संयोग नहीं है। 6 सदस्यों की परिषद को यहां बुलाया गया था और देव इसका कारण समझ सकता था। बेसिल को निगलने वाले अंडे में जीवन ऊर्जा से भरपूर होने के बावजूद उसके फूटने के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे। उसे पोषण या किसी तरह की प्रेरणा की जरूरत है, देव ने द्वीप पर लौटते हुए बुदबुदाया। सभी ड्रैगन राजा मानव रूप में परिवर्तित हो गए, लेकिन उनके ड्रैगन वंश का सार अभी भी देखा जा सकता था। अग्नि ड्रैगन राजा के मानव रूप में भी सींग और लाल ड्रैगन पूंछ मौजूद थी। जल ड्रैगन राजा के मानव रूप में भी गलफड़ों जैसे कान और पतली पूंछ थी। पृथ्वी ड्रैगन राजा के शरीर पर खुरदरी ड्रैगन की खाल के निशान और गदा जैसी पूंछ होती है। पवन ड्रैगन राजा की पीठ पर पंख जैसे पंख होते हैं और उसके कान भी वैसे ही होते हैं जैसे उसके असली रूप में थे। प्रकाश ड्रैगन राजा और अंधकार ड्रैगन राजा दोनों ही ड्रैगनों के मानव रूप में परिवर्तित होने पर उनके ड्रैगन जैसे लक्षण नहीं रहते। प्रकाश ड्रैगन राजा और अंधकार ड्रैगन राजा की विशेषता यह है कि उनके चारों ओर एक विशेष आभा प्रकट होती है। प्रकाश ड्रैगन राजा की आभा प्रकाशमय होती है जो छोटे क्रिस्टलों के रूप में प्रकट होती है और प्रकाश पड़ने पर चमक उठती है। वहीं अंधकार ड्रैगन राजा के चारों ओर एक घूमती हुई छाया जैसी आभा होती है जो उन्हें भयावह बनाती है। सभी ड्रैगन राजा अपने मानव रूप में बेहद खूबसूरत और आकर्षक दिखते हैं। कोई भी यकीनन कहेगा कि वे इंसान नहीं हैं, क्योंकि उनकी सुंदरता अलौकिक और खतरनाक है। एवलोन पर उतरते ही उन्होंने देव को अपने उपहार दे दिए। आपको अग्नि ड्रैगन राजा का तराजू प्राप्त हो गया है। आपको जल ड्रैगन राजा का तराजू प्राप्त हो गया है। आपको पृथ्वी ड्रैगन राजा का तराजू प्राप्त हो गया है। आपको पवन ड्रैगन राजा का तराजू प्राप्त हो गया है। आपको प्रकाश ड्रैगन राजा का तराजू प्राप्त हो गया है। आपको प्रकाश ड्रैगन राजा का तराजू प्राप्त हो गया है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वस्तु का नाम अग्नि ड्रैगन राजा का तराजू। स्तर पौराणिक। प्रकार सामग्री प्रभाव हथियार बनाने में उपयोग किए जाने पर अग्नि तत्व क्षति पहुंचाने वाले हमलों या मंत्रों को अग्नि तत्व क्षति में 100% की वृद्धि प्रदान करता है।
कवच बनाने में उपयोग किए जाने पर यह अग्नि तत्व से होने वाले किसी भी नुकसान के प्रति 80% प्रतिरोध प्रदान करता है और अग्नि तत्व से होने वाले किसी भी नुकसान को 10% तक निष्क्रिय करने की संभावना देता है। विवरण: अग्नि ड्रैगन राजा वोल्केनियस इग्निम का एक शल्क। इसमें प्रचंड अग्नि तत्व समाहित है जिसे धारण करने वाला व्यक्ति केवल स्पर्श मात्र से ही महसूस कर सकता है। अग्नि ड्रैगन राजा को साक्षात अग्नि माना जाता है, जिसका अर्थ है कि उनका शल्क प्राप्त करने से किसी को भी अग्नि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रतिबंध: केवल महान लोहार ही इस सामग्री से हथियार या कवच बनाने का प्रयास कर सकते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वस्तु का नाम: जल ड्रैगन राजा का तराजू। स्तर: पौराणिक। प्रकार: सामग्री। एम प्रभाव: हथियार बनाने में उपयोग किए जाने पर ये जल तत्व से होने वाली क्षति पहुंचाने वाले हमलों या मंत्रों को 80% तक जल तत्व से होने वाली क्षति में वृद्धि प्रदान करता है। कवच बनाने में उपयोग किए जाने पर यह जल तत्व से होने वाले किसी भी नुकसान के प्रति 90% प्रतिरोध प्रदान करता है और जल तत्व से होने वाले किसी भी नुकसान को 5% संभावना के साथ निष्क्रिय कर देता है। विवरण: जल ड्रैगन राजा H2O लोच का एक शल्क। इसमें गहरे जल का तत्व समाहित है जिसे धारण करने वाला व्यक्ति केवल स्पर्श करके ही महसूस कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि जल ड्रैगन राजा सबसे गहरे महासागरों से आया है, जिसका अर्थ है कि उसका शल्क प्राप्त करने से किसी को भी जल का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रतिबंध: केवल महान लोहार ही इस सामग्री से हथियार या कवच बनाने का प्रयास कर सकते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वस्तु का नाम: पृथ्वी ड्रैगन राजा का तराजू। स्तर: पौराणिक। प्रकार: सामग्री। प्रभाव: हथियार बनाने में उपयोग किए जाने पर पृथ्वी तत्व क्षति पहुंचाने वाले हमलों या मंत्रों को पृथ्वी तत्व क्षति में 120% की वृद्धि प्रदान करता है। कवच बनाने में उपयोग किए जाने पर यह पृथ्वी तत्व से होने वाले किसी भी नुकसान के प्रति 70% प्रतिरोध प्रदान करता है और पृथ्वी तत्व से होने वाले किसी भी नुकसान को 40% तक निष्क्रिय करने की संभावना देता है। विवरण: पृथ्वी ड्रैगन राजा टेरियन क्वेक का एक शल्क। इसमें कठोर पृथ्वी तत्व समाहित है जिसे धारण करने वाला व्यक्ति केवल स्पर्श करके ही महसूस कर सकता है। कहा जाता है कि पृथ्वी ड्रैगन राजा इस दुनिया की नींव से उत्पन्न हुए हैं, जिसका अर्थ है कि उनका शल्क प्राप्त करने से किसी को भी पृथ्वी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रतिबंध: केवल महान लोहार ही इस सामग्री से हथियार या कवच बनाने का प्रयास कर सकते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वस्तु का नाम: पवन ड्रैगन राजा का तराजू। स्तर: पौराणिक। प्रकार: सामग्री। प्रभाव: हथियार बनाने में उपयोग किए जाने पर हवा से होने वाले नुकसान से निपटने वाले हमलों या मंत्रों को हवा से होने वाले नुकसान में 90% की वृद्धि प्रदान करता है। कवच बनाने में उपयोग किए जाने पर यह किसी भी वायु तत्व से होने वाले नुकसान के प्रति 85% प्रतिरोध प्रदान करता है और वायु तत्व से होने वाले किसी भी नुकसान को 20% तक निष्क्रिय करने की संभावना देता है। विवरण: पवन ड्रैगन राजा फ्रैकस ज़ेफिर का एक शल्क। इसमें अशांत पवन तत्व समाहित है जिसे धारण करने वाला व्यक्ति केवल स्पर्श से ही महसूस कर सकता है। कहा जाता है कि पवन ड्रैगन राजा का जन्म 9 हवाओं से हुआ है, जिसका अर्थ है कि उनका शल्क प्राप्त करने से किसी को भी पवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रतिबंध: केवल महान लोहार ही इस सामग्री से हथियार या कवच बनाने का प्रयास कर सकते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वस्तु का नाम: प्रकाश ड्रैगन राजा का तराजू। स्तर: अर्ध-अति उत्कृष्ट। प्रकार: सामग्री। प्रभाव: जब किसी हथियार के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है तो ये प्रकाश तत्व से होने वाले नुकसान पहुंचाने वाले हमलों या मंत्रों को प्रकाश तत्व से होने वाले नुकसान में 150% की वृद्धि प्रदान करता है। कवच बनाने में उपयोग किए जाने पर यह किसी भी प्रकाश तत्व से होने वाले नुकसान के प्रति 80% प्रतिरोध प्रदान करता है और प्रकाश तत्व से होने वाले किसी भी नुकसान को 15% संभावना के साथ निष्क्रिय कर देता है। विवरण: प्रकाश ड्रैगन राजा ल्यूमिन इसेंस का एक शल्क। ये प्रकाश की उस अद्भुत शक्ति से परिपूर्ण है जिसे धारण करने वाला व्यक्ति मात्र स्पर्श से ही महसूस कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि प्रकाश ड्रैगन राजा तब प्रकट हुई जब पृथ्वी पर पहली बार प्रकाश का संचार हुआ, जिसका अर्थ है कि उनका शल्क धारण करने से किसी को भी प्रकाश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रतिबंध: केवल अर्धदेवता लोहार ही इस सामग्री से हथियार या कवच बनाने का प्रयास कर सकते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वस्तु का नाम: अंधकार के ड्रैगन राजा का तराजू। स्तर: अर्ध-अति उत्कृष्ट। प्रकार: सामग्री। प्रभाव:
जब किसी हथियार के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है तो यह उन हमलों या मंत्रों को 100% तक अंधकार तत्व से होने वाली क्षति पहुंचाता है जो अंधकार तत्व से क्षति पहुंचाते हैं। कवच बनाने में उपयोग किए जाने पर यह किसी भी अंधकार तत्व से होने वाले नुकसान के प्रति 95% प्रतिरोध प्रदान करता है और अंधकार तत्व से होने वाले किसी भी नुकसान को 40% तक निष्क्रिय करने की संभावना देता है। विवरण: डार्क ड्रैगन किंग डार्कनेस टेनेब्रोसस का एक शल्क। इसमें अगाध अंधकार का तत्व समाहित है जिसे धारण करने वाला व्यक्ति केवल स्पर्श से ही महसूस कर सकता है। कहा जाता है कि डार्क ड्रैगन किंग तब प्रकट हुई जब प्रथम अंधकार को संसार की गहराइयों में धकेल दिया गया था, जिसका अर्थ है कि उसका शल्क प्राप्त करने से किसी को भी प्रकाश का आशीर्वाद मिलता है। प्रतिबंध: केवल अर्धदेवता लोहार ही इस सामग्री से हथियार या कवच बनाने का प्रयास कर सकते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। देव वस्तुओं का विवरण देखकर कांप उठा क्योंकि सभी वस्तुएं मिथिकल टियर या उससे ऊपर की हैं। उसने अनजाने में क्यूब ऑफ पैराडॉक्स से पूछा कि क्या उसे खुद को अपग्रेड करने के लिए इन पैमानों की जरूरत है, लेकिन उसने जवाब दिया कि उसे नहीं है। अगर विरोधाभास का घन एक मौलिक अहंकार हथियार होता तो शायद इसका कुछ उपयोग होता, लेकिन ये जादुई ऊर्जाओं का उपयोग करता है। हालांकि तराजू बेकार नहीं होंगे, लेकिन वे उन्नयन में मदद नहीं करेंगे। देव केवल थके हुए भाव से आह भर सकता है क्योंकि वह अनमोल खजानों के सामने है, लेकिन उनके लिए उसके पास कोई खास उपयोग नहीं है। देव दरअसल अपने लिए कम से कम एक स्किल हासिल करना चाहता था ताकि वह उसका इस्तेमाल अपने कवच को अपग्रेड करने के लिए कर सके। उसके कवच की एलिमेंटल रेजिस्टेंस को पूरा करने के लिए उसमें पवन तत्व की कमी है। वैसे ये पेन की वस्तुएं हैं, उसकी नहीं, लेकिन अगर वह अच्छा व्यवहार करे तो शायद उसे कुछ मिल जाए। 6 सदस्यों की परिषद ने उस अंडे को आश्चर्य और उत्साह से देखा क्योंकि वे उसमें देवी तियामत की ऊर्जा का अनुभव कर सकते थे। देवी तियामत को वास्तव में राक्षसों की माता कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उन्होंने राक्षसों को जन्म दिया था, लेकिन वास्तव में उन्होंने केवल ड्रैगन को ही जन्म दिया था। अन्य राक्षसों को उनके अधीनस्थ देवताओं ने जन्म दिया था, जबकि कुछ राक्षस पेंडेमोनियम में बसे अंधकार के देवताओं की रचना थे। गुरुजी, देवी तियामत ने कहा है कि अंडे से बच्चा निकलने के लिए तात्विक ड्रैगन राजाओं को अपनी कुछ ऊर्जा देनी होगी। कानलाउन ने यह बात तब कही जब देवी तियामत ने विदा लेने से पहले उसे कुछ विदाई के शब्द कहे। देवी तियामत चाहती हैं कि तुम छहों अपनी ऊर्जा का एक हिस्सा अंडे को दो। देव ने कहा, लेकिन ड्रैगनों ने आसानी से उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने खुले तौर पर उसका विरोध तो नहीं किया, लेकिन वे सतर्क थे क्योंकि वह तियामत का नहीं बल्कि जुड़वा देवताओं का चैंपियन था। अगर आपको मुझ पर शक है तो मेरे हाथ पर बने इस निशान पर विश्वास कीजिए। देव ने ये कहते हुए अपने हाथ पर अस्थायी रूप से लगाए गए तियामत के निशान को दिखाया। 6 सदस्यों की परिषद गहरे सदमे में है क्योंकि तियामत का चिन्ह देवी केवल उन्हीं को देती है जिन पर उन्हें भरोसा होता है। उन्होंने ये चिन्ह एक दानव को दिया है, जिसका अर्थ है कि वह उस पर ड्रैगन जाति की कमान सौंपने के लिए पूरी तरह से भरोसा करती है। ये जानकर मुझे ज्यादा हैरानी नहीं हुई कि उसका संबंध जेनेसिस ड्रैगन से है, जो हमारा पूर्वज भी है। उसने मेरे मन में सम्मान जगाया है क्योंकि उसी ने हमें जेनेसिस ड्रैगन में विकसित होने का तरीका सिखाया है। हालांकि यह तरीका हर तात्विक ड्रैगन पर लागू नहीं होगा, फिर भी इसने हमें कुछ 100 साल पुराने ड्रैगनों को 2 तत्व प्राप्त करने में मदद की। ल्यूमेनिसेंस ने देव के बारे में जानते हुए यह बात कही। मैं उससे सहमत हूं क्योंकि वह निशान नकली नहीं है। हम सभी उस निशान के खिंचाव को अपनी आत्मा में महसूस कर सकते हैं। देवी तियामत ने चैंपियन इक्विनॉक्स को अपना आशीर्वाद दिया है, जिसका अर्थ है कि हमें उसकी बातों पर भरोसा करना चाहिए। ड्रैकनेस टेनेब्रोसस ने ये कहा, जिसका अन्य 4 विरोध नहीं कर सकते क्योंकि वह उनका नेता है। मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले महीनों में होने वाला ड्रैगन किंग का उत्सव तब खास होगा। फ्रैकस ज़ेफिर ने कहा और ड्रैगन के अंडे में प्रवेश करने के लिए अपनी ऊर्जा जुटाना शुरू कर दिया। मैं केवल आपके निर्देशों का पालन कर रहा हूं क्योंकि हम में से आधे लोग पहले ही सहमत हो चुके हैं। वोल्केनियस इग्निम ने अपनी मौलिक ऊर्जा डालते हुए कहा, मैं परिस्थितियों के अनुरूप चलूंगी। एच2ओ लोच ने अपनी जल तत्वीय ऊर्जा का प्रयोग करते हुए कहा, चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं क्योंकि मैं अपने गहरे धरती के बिस्तर पर वापस सोना चाहता हूं। टेरियन क्वैक ने अपनी मौलिक ऊर्जा डालते हुए कहा। ल्यूमेनिसेंस और डार्कनेस टेनेब्रोसस ने भी अपनी ऊर्जा को ड्रैगन के अंडे में प्रवाहित किया। जब सभी 6 तात्विक ड्रैगन राजाओं ने अपनी ऊर्जा डाली तो अंडा स्पंदित होने लगा मानो उसमें जीवन का संचार हो रहा हो। मानव आकार का ड्रैगन अंडा हिलने लगा और उसमें दरारें पड़ने लगीं।
मानव आकार का अजगर का अंडा अचानक रुक गया जब उसने 6 तात्विक अजगर राजाओं द्वारा दी जा रही ऊर्जा को अवशोषित करना बंद कर दिया। इसके बाद 6 तात्विक अजगर राजा पीछे हट गए क्योंकि आसपास का वातावरण अचानक उच्च शुद्धता वाली मानव ऊर्जा से भर गया। आखिरकार वह अंडे से बाहर आ रही है, पेन ने कहा। तभी अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी जो पूरे इलाके में सुनाई दी। मानव आकार का अजगर का अंडा अचानक फूट गया और उससे एक चकाचौंध भरी रोशनी निकली। उस रोशनी से 5 सिरों वाले एक विशाल पंखयुक्त प्राणी की आकृति उभरी, लेकिन वह अचानक एक मानव रूप में सिमट गई। रोशनी मंद पड़ गई और एक नई बनी बेसिल अपने ही अंडे से बाहर निकली। वह दिखने में पहले जैसी ही थी, लेकिन उसके शरीर में कुछ बदलाव आ गए थे। पहले जब बेसिल अंडे में परिवर्तित नहीं हुई थी तब वह पूरी तरह से इंसान थी, लेकिन अब उसके सींग और पूंछ अजगर जैसे हैं। उसके सींगों की सबसे खास बात यह है कि वे भेड़ के सींगों जैसे हैं और अजगर की खाल से ढके हुए हैं। उसकी पूंछ भी अजगर की खाल से ढकी होने के कारण शक्तिशाली दिखती है। अब उसके पास एक जीवित कवच है जो उसी के अजगर की खाल से बना उसका निजी कवच है। उसके टाइट फिटिंग ड्रैगन स्केल वाले कवच की एक खास बात यह है कि इसमें 5 ड्रैगन के सिर बने हुए हैं। उसके दोनों कंधों पर एक एक ड्रैगन का सिर है जो शोल्डर गार्ड का काम करते हैं। बाकी 3 सिर एक तरह की स्कर्ट की तरह हैं जो उसके निचले कवच का काम करते हैं। ये टाइट फिटिंग ड्रैगन स्केल वाला कवच उसके पूरे शरीर को ढक लेता है और त्वचा का बहुत कम हिस्सा ही दिखाई देता है, लेकिन बेसिल अपने इस नए कवच में बेहद सेक्सी लग रही है। ये सोचकर हैरानी होती है कि सरीसृपों से प्यार करने वाला ये सनकी इतना खूबसूरत हो सकता है। मुझे यकीन है कि तुम अभी लार टपका रहे होगे, आक ने पाना की ओर देखते हुए कहा, लेकिन पाना पहले से ही मंत्रमुग्ध हो चुकी थी। जब बेसिल का रूप दिखाई दिया तो सभी 6 तात्विक ड्रैगन राजाओं ने उसके सामने सिर झुकाया। देव को यह भी महसूस हुआ कि उसके अवतार पर बेसिल का नहीं बल्कि स्वयं देवी टियामेट का नियंत्रण था। वह बेसिल के शरीर का उपयोग करके इस दुनिया में अवतरित हुई थी, लेकिन ये केवल अस्थायी था क्योंकि बेसिल अभी नवजात थी। उठो मेरे बच्चों, देवी टियामेट की आवाज बेसिल की आवाज के साथ गूंजी। मैं अधिक देर तक इस तरह नीचे नहीं उतर सकती, इससे मेरे शरीर पर बहुत दबाव पड़ेगा। बेसिल इस दुनिया में मेरी इच्छा का साकार रूप है। वह नश्वर संसार से मेरा जुड़ाव होगी और मेरी मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगी। उसे अपने घरों की चाबियां अवश्य दे देना क्योंकि वह कभी कभी मेरे आदेश पर तुमसे मिलने आएगी। उसमें मेरी आत्मा का एक अंश समाहित है, इसीलिए ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह मेरा ही एक अंश है। मेरे बच्चों, मैंने देखा है कि तुम संसार में क्या कर रहे हो और मैं थोड़ी निराश हूं। तुम आलस में डूबे रहे और उससे हमें क्या मिला। प्रकाशित वाक्य का अजगर अपने कारागार से भागने में सफल हो गया। देवी तियामत ने कहा, यह सब मनुष्यों की गलती थी। उन्हीं ने प्रलय के 4 घुड़सवारों को मुक्त किया था। टेरियन क्वैक ने बहस की, लेकिन देवी तियामत ने उसकी ओर देखा। देवी तियामत ने अपनी 2 उंगलियां झटककर टेरियन क्वैक को पास की एक दीवार पर फेंक दिया। दीवार ने गिरने से उसकी चोट को संभाल लिया और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वह भावनात्मक रूप से आहत हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उनकी मातृ देवी उसे ऐसी बात कहने के लिए दंडित करेगी जिसे वह सच मानता है। सारा दोष मनुष्यों पर मत डालो। मुझे ये बात निश्चित रूप से पता है कि तुमने हमारे वंशजों में से एक को ईश्वर हत्यारा तलवार चलाने के लिए कहा था। तुम जानते हो कि इसे खोलने से एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी और मनुष्य का लालच लगभग ड्रैगन जाति के लालच के बराबर हो सकता है। देवी तियामत ने कहा, हे देवी माँ, आपसे अन्याय करने के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैंने ही उस युवा ड्रैगनॉइड को तलवार लाने के लिए भेजा था, लेकिन मैंने ऐसा केवल एक अंधकार में देवता के आंशिक अवतरण के कारण किया था। हमने उस अंधकार में देवता को अवतरण करने से पहले ही शांत कर दिया, लेकिन बाद में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। वोल्केनियस इग्निम ने जमीन पर झुकते हुए कहा, हम भी माफी मांगते हैं क्योंकि हम प्रलय के 4 घुड़सवारों को रोकने में पर्याप्त रूप से सक्रिय नहीं थे। अन्य तात्विक ड्रैगन राजाओं ने भी यही बात दोहराई। बीता हुआ कल तो बीत चुका है, पर भविष्य अनिश्चित है, इसलिए मैं आप सभी से पहले ही सक्रिय होने को कह रही हूँ। यदि आप सभी सक्रिय होते तो ड्रैगन राजा के उत्सव से पहले ही सभी बच्चे जन्म ले चुके होते। क्या मेरी बात स्पष्ट है? देवी तियामत ने कहा, हम वादा करते हैं कि हम आपको फिर कभी निराश नहीं करेंगे, देवी माँ। 6 तात्विक ड्रैगन राजाओं ने सर्वसम्मति से कहा, एक और बात जो मैं कहना चाहूंगी, अगर आप सबने अपनी पूरी कोशिश की होती तो मैं इस स्थिति में नहीं आती, लेकिन अब यही स्थिति आ गई है। जुड़वा देवताओं के चैंपियन इक्विनॉक्स को स्वर्गदूतों के खिलाफ आप में से किसी एक की मदद की जरूरत होगी।
उन्हें एक दिन के लिए ड्रैगन किंग और उनके वंश पर शासन करने का मेरा आशीर्वाद प्राप्त है। क्या मेरी बात स्पष्ट है? देवी टियामेट ने कहा। यह स्पष्ट है, मात्र देवी। 6 तात्विक ड्रैगनों ने कहा। चैंपियन इक्विनॉक्स, तुम किसे चुनोगे? देवी टियामेट ने देव से पूछते हुए कहा। अगर फरिश्ते प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं तो हमें उनका मुकाबला करने के लिए अंधेरे की जरूरत होगी। मुझे सर्वशक्तिमान डार्क ड्रैगन किंग डार्कनेस टेनिब्रोसस की शक्ति चाहिए। देव ने जवाब दिया। मेरे बच्चे, समय आने पर चैंपियन इक्विनॉक्स तुम्हें बुलाएंगे। व्यवस्थाओं के लिए उनसे बात करना सुनिश्चित करना। मुझे जो समय दिया गया है उसमें मैं जो कह सकती थी कह दिया है। याद रखना कि मेरी निगाहें तुम सब पर हैं, इसलिए तुम्हें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। देवी टियामेट ने कहा और बेसिल से निकलने वाली आभा अचानक आकाश की ओर लौट गई। कुछ ड्रैगन राजा पलटवार करना चाहते थे, लेकिन वे अपनी मातृ देवी के निर्णय के विरुद्ध नहीं जा सकते थे। कम से कम उन्हें केवल एक दिन के लिए ही आदेश दिया जाएगा और वे जुड़वां देवताओं के चैंपियन के अधीन रहेंगे। उन्हें इस प्रकार की सेवा के लिए बड़े ड्रैगनों से अपमान का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं आखिरकार फिर से अपने शरीर पर नियंत्रण पा सकता हूं, बेसिल ने कहा। चलो शिष्य, तुम्हें आराम करने की जरूरत है, पेन ने कहा और डार्कनेस टेनिब्रोसस को छोड़कर बाकी सभी ड्रैगन राजा उसके पीछे पीछे चले गए। आक और पाना भी जलपान के लिए और बेसिल से यह पूछने के लिए पेन के पीछे पीछे गए कि उसने कौन कौन से कौशल सीखे हैं। आपने मेरी सहायता मांगी है चैंपियन इक्विनॉक्स। मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन मुझे ये जानना होगा कि स्वर्गदूतों के प्रति आपके मन में क्या द्वेष है। वे उस समय भले ही अपराधी रहे हों, लेकिन अब वे नर्म हो गए हैं। ड्रैकनेस टेनिब्रोसस ने कहा। अगर आप इसे मामूली बता रहे हैं तो मुझे यकीन है कि आप उन्हें मारना चाहेंगे, देव ने कहा और उसने अवलोकन कक्ष से एक दानव आंख को प्रकट किया। इसके बाद देव ने स्वर्गदूतों द्वारा किए गए कृत्यों का रिकॉर्ड दिखाया, जैसे कि विधर्मी समझे जाने वाले लोगों का नरसंहार। उसने उन स्वर्गदूतों को भी मारते हुए दिखाया जो मनुष्यों के साथ रहना चाहते थे। उसने अन्य अत्याचार भी दिखाए जो दूसरों की नजरों से छिपे हुए थे, लेकिन राक्षसों की नजरों से नहीं। वे कृत्य भले ही संदिग्ध हों, लेकिन इस दुनिया में हमेशा योग्यतम की ही उत्तरजीविता होती है। यही कारण है कि देवदूत जीवन के नियमों का उल्लंघन नहीं करते और किसी का पक्ष नहीं लेते, ड्रैकनेस टेनिब्रोसस ने कहा, क्योंकि उन्हें देवदूतों के कृत्य निंदनीय लगे, लेकिन जीवन चक्र का एक हिस्सा भी। मुझे पता है, लेकिन जो आखिरी बात आप सुनेंगे उससे आपको गुस्सा आ सकता है। मैं बस आपको ये समझा रहा हूं कि वे उतने सुधरे नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। देव ने ये कहते हुए एक टूटी हुई लेकिन काम करने वाली राक्षसी आंख निकाली। श्रीमती प्रिस्टिना, हमने शेष ईश्वर हत्यारे हथियार प्राप्त करने के लिए अन्य सभी मनुष्यों को सफलतापूर्वक लुभा लिया है। दानव आंख से एक आवाज आई। बहुत बढ़िया, अब बस इतना ही बचा है कि इस दुनिया की आयामी बाधाओं को अस्थिर करने के लिए रहस्योद्घाटन के ड्रैगन को मुक्त किया जाए। अगर हम ऐसा करते हैं तो चांदी के शहर का द्वार खुल जाएगा। देवदूत प्रिस्टिना की छवि वाली दानव आंख से एक आवाज आए। पैन डी योजक चिन्ह शून्यवेल.com रिकॉर्डिंग में थोड़ा और हिस्सा था, लेकिन वीडियो पर अचानक तेज रोशनी पड़ी। उसी समय प्रिस्टिना ने दानव आंख देखी और प्रकाश तत्व के मंत्र से उसे नष्ट कर दिया। इस टूटी हुई दानव आंख को ठीक करने में कुछ समय लगा, इसीलिए देव को फुटेज अब मिला है। ड्रैगन राजा की आभा अचानक फूट पड़ी, जिससे डार्कनेस टेनिब्रोसस क्रोध से कांप उठा, लेकिन उसने तुरंत उसे नियंत्रित कर लिया। उसने सोचा कि स्वर्गदूत ड्रैगनों के साथ शांति वार्ता कर रहे हैं, इसलिए वे सुधर गए हैं। उनका एक सदस्य तो उनके वंशजों में से एक का मित्र भी है। उसने यह नहीं सोचा था कि वे वास्तव में धोखे का शिकार हो रहे हैं। कृपया मुझे बताएं, क्या ड्रैगनों ने रहस्योद्घाटन के ड्रैगन के बारे में जानकारी स्वर्गदूतों को दी थी? देवी तियामत की पिछली प्रतिक्रिया से लगता है कि वह रहस्योद्घाटन के ड्रैगन को नश्वर दुनिया में वापस नहीं आने देना चाहती। यहां तक कि डेमोस को भी इस बारे में बहुत कम जानकारी है कि 4 देवता हत्यारे हथियार कहां सील किए गए थे। देव ने कहा। डार्कनेस टेनिब्रोसस चुप हो गया और यही देव के संदेह की पुष्टि करने के लिए काफी था। ड्रैगनों को अंधेरे देवताओं की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वे खुद को उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली समझते थे। स्वर्गदूतों द्वारा एक अंधेरे देवता को नीचे उतारने की योजना बनाना, ताकि ड्रैगनों को देवताओं का संहार करने वाले हथियारों के स्थान बताने के लिए उकसाया जा सके, वास्तव में बहुत ही चतुराई भरा कदम था। हमें उनमें से केवल 2 का ही पता था, बाकी 2 का पता तो स्वर्गदूतों को पहले से ही पता होगा। फिर भी ये स्वर्गदूतों पर एक गंभीर आरोप है,
क्या आपको यकीन है कि आपके पूर्वाग्रहों ने इस आरोप को प्रभावित नहीं किया? डार्कनेस टेनेब्रोसस ने कहा, क्योंकि उन्हें अभी भी पूरी तरह से यकीन नहीं था। क्या तुम सचमुच एक दानव से यह पूछ रहे हो? अगर हमें सच में पता होता कि सर्वनाश के 4 घुड़सवार रहस्योद्घाटन के ड्रैगन को बुला सकते हैं, तो हम उन्हें बहुत पहले ही मार चुके होते। हमने तुरंत हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि मनुष्यों ने ही उन्हें मुक्त किया था, और यह उनकी भी समस्या थी। ये सोचकर ही दुख होता है कि बात इतनी बढ़ जाएगी। हम भी जानते हैं कि हमारी गलती क्या है। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ, जब हम प्रलय के घुड़सवारों से लड़ रहे थे तब फरिश्ते कहाँ थे? अगर वे सचमुच मानवता की रक्षा करना चाहते थे, जैसा कि वे कहते हैं, तो जब दुनिया लगभग नष्ट हो गई थी, तब फरिश्ते कहाँ थे? देव ने कहा, लेकिन ड्रैकनेस टेनेब्रोसस भी चुप हो गया। ड्रैगनों ने स्वर्गदूतों से भी सवाल किए, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने मनुष्यों को राक्षसों के झुंड जैसे घुड़सवारों के बुरे प्रभावों से बचाया था। डार्कनेस टेनेब्रोसस जानता था कि स्वर्गदूतों की संख्या ड्रैगनों से कहीं अधिक है, और वे आसानी से राक्षसों के झुंड को शांत कर देते ताकि मनुष्य संभल सकें। डार्क ड्रैगन किंग को अंदर ही अंदर यह बात खटक रही थी कि उस दिन से स्वर्गदूतों के व्यवहार में कुछ गड़बड़ है। खैर, मुझे तुम्हारी अनिच्छा की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम काले ड्रैगनों को तैयार करो। मेरे आदेशानुसार 1 सप्ताह के भीतर तुम सिल्वर सिटी के द्वारों पर हमला करोगे। देव ने टियामेट के चिन्ह में यह आदेश समाहित करते हुए कहा। मैं, डार्कनेस टेनेब्रोसस, टियामेट के चिन्ह से धन्य व्यक्ति का आदेश सुनती हूँ। उनके प्रति अपने दृढ़ विश्वास और निष्ठा के साथ, मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि चैंपियन इक्विनॉक्स का आदेश उनकी इच्छा के अनुसार पूरा हो। डार्कनेस टेनेब्रोसस ने कहा। देव अब डार्क ड्रैगन किंग के सभी सवालों का जवाब नहीं दे सकता था। यह एक आदेश था, सुझाव नहीं, इसीलिए उसने जरूरी जानकारी देने के बाद ही आदेश जारी कर दिया। डार्क ड्रैगन किंग के हाव भाव से ऐसा लगता है कि ड्रैगनों में से किसी एक का स्वर्गदूतों से गहरा संबंध है। देव के पास पहले से ही एक युद्ध योजना है, लेकिन उसे तैयारी के लिए कुछ दिनों की भी आवश्यकता है। उसने ड्रैकनेस टेनेब्रोसस को आक्रमण की तारीख से 1 दिन पहले अपनी काली ड्रैगन सेना के साथ एवलॉन लौटने के लिए कहा है। योजना को सफल बनाने के लिए उसे उन्हें जानकारी देनी होगी। देव ने ड्रैकनेस टेनेब्रोसस को अपना असली मकसद नहीं बताया, क्योंकि वह सिर्फ 1 दिन के लिए ही सेवा करने के लिए बाध्य है। उसका मुंह खुला है, जिसका मतलब है कि अगर देव अपना मकसद बता देता है, तो वह ये बात लीक कर सकता है कि देव असल में क्या चाहता है। अगर फरिश्तों को पता चल गया कि क्या होने वाला है, तो गुप्त अभियान अब संभव नहीं रहेगा। देव के आदेश के बाद डार्कनेस टेनेब्रोसस और अन्य तात्विक ड्रैगन राजा चले गए। बेसिल ने उन्हें विदाई दी, क्योंकि अब वे उसे देवी के बजाय मां कहकर पुकार रहे थे, क्योंकि वह कोई देवी नहीं थी। देव को यह उम्मीद नहीं थी कि वे तीनों भी उसके अभियान में उसकी मदद करना चाहते हैं। क्या आप हमें शामिल होने देंगे, इक्विनॉक्स? कृपया, आर्क ने कहा, क्योंकि वह देव का एहसान चुकाना चाहता था, जिसने उसके दोस्त को मदर ऑफ ड्रैगन्स नामक अनोखी जॉब क्लास हासिल करने में मदद की थी। मैं भी मदद करना चाहती हूँ। ड्रैगन का अंडा कोई छोटी बात नहीं है, इसलिए मैं इसमें मदद करना चाहती हूँ। मेरी उपस्थिति ही ड्रैगनों को शक्ति प्रदान करेगी। बेसिल ने देव को अपनी 2 ऐसी निष्क्रिय क्षमताओं के बारे में बताते हुए कहा, जो युद्ध का रुख बदल सकती थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कौशल का नाम, टियामेट का अवतार। स्तर, अद्वितीय विकास प्रकार। प्रकार, अद्वितीय निष्क्रिय। प्रभाव, कौशल धारक के शरीर पर लगने वाले किसी भी मौलिक विशेषता वाले मंत्र को निष्क्रिय करने की 50% संभावना। कौशल धारक के शरीर पर लगने वाले मौलिक गुणों वाले हमलों और मंत्रों के विरुद्ध क्षति में 50% की कमी। आपको ड्रैगन गॉडेस के लिविंग आर्मर प्राप्त होता है, जो आपके वर्तमान में उपयोग किए जा रहे कवच का स्थान ले लेता है। इस अवस्था में आपके द्वारा पहने गए कवच की मजबूती अनंत हो जाती है और रक्षा क्षमता 20% बढ़ जाती है। यदि कौशल धारक की माना शक्ति समाप्त हो जाती है, तो ड्रैगन गॉडेस के लिविंग आर्मर का प्रभाव समाप्त हो जाता है। कास्ट टाइम, तुरंत। कूल डाउन, कोई नहीं। माना लागत, 1 माना पॉइंट प्रति घंटा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बेसिल को मिली एक निष्क्रिय क्षमता को टियामेट का अवतार कहा जाता है। ये निष्क्रिय क्षमता उसे सभी मौलिक हमलों में 50% क्षति कम करने की क्षमता प्रदान करती है। उसने ये भी बताया कि यह क्षमता बढ़ भी सकती है, जिसका अर्थ है कि मौलिक हमलों में 50% क्षति कम करने की क्षमता इसकी अधिकतम सीमा नहीं है। इस कौशल का एक और पहलू है मौलिक मंत्रों को निष्क्रिय करने की क्षमता, जो उसे मूल रूप से एक टेंट जैसी शक्ति प्रदान करती है।
इसके अलावा उसके द्वारा पहने जाने वाले किसी भी कवच की रक्षा में 20% की अतिरिक्त वृद्धि भी होती है। वह अपनी टीम के टैंक आग से कहीं अधिक मजबूत है। समनर की कमजोरी आमतौर पर उनका शरीर होता है, लेकिन उसने इस पर काबू पा लिया है। उसकी इस क्षमता की एकमात्र कमी यह है कि रक्षा शक्ति को हमेशा सक्रिय रखने के लिए उसे माना की आवश्यकता होती है। माना की आवश्यकता इतनी सख्त भी नहीं है, इसलिए वह हमेशा ड्रैगन गॉडेस के लिविंग आर्मर को सक्रिय कर सकती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कौशल का नाम, मैं ड्रैगनों की मां हूं। स्तर, अद्वितीय। प्रकार, अद्वितीय निष्क्रिय। प्रभाव, सभी ड्रैगन सोलबाउंड और सहयोगियों के डैमेज को क्रमशः 40% और 20% तक बढ़ाता है। सभी ड्रैगन सोलबाउंड्स द्वारा ग्रहण किए गए नुकसान को क्रमशः 20% और 10% तक कम करता है। आप अप्रत्यक्ष रूप से ड्रैगन की शक्ति और ड्रैगन के भय का प्रदर्शन करते हैं। आपके द्वारा अनुबंधित ड्रैगन के प्रत्येक विशिष्ट प्रकार के अनुसार ड्रैगन माइट और ड्रैगन फियर का प्रभाव बढ़ेगा। कास्ट टाइम, तुरंत। कूल डाउन, कोई नहीं। माना लागत, कोई नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बेसिल ने देव को जो अगली निष्क्रिय क्षमता दिखाए, वह मूल रूप से तब तक डार्क ड्रैगन्स की सेना को शक्ति प्रदान करेगी जब तक वह मौजूद रहेगी। देव को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा चरित्र संभव है, लेकिन वह भी बेसिल की तरह ही है, बस उसकी अपनी एक खासियत है। देव के सोलबाउंड्स के लिए कोई अनुबंध की आवश्यकता नहीं है, जबकि बेसिल के पास ड्रैगन्स होने पर ही ये शक्तियां काम करती हैं। अगर मैं तुम तीनों को शामिल होने देता हूं, तो तुम्हें हमेशा काले ड्रैगनों के पीछे रहना होगा। तुम्हारे स्तर के स्वर्गदूतों का सामना करना खतरनाक है, इसलिए आंख और पाना का कर्तव्य बेसिल की रक्षा करना होगा। अगर स्वर्गदूतों को पता चल गया कि वह ड्रैगनों को मजबूत कर रही है, तो वह निश्चित रूप से निशाना बन जाएगी। देव ने उन तीनों के लिए चिंता जताते हुए कहा। देव उनकी आंखों में तीव्र क्रोध और एहसान चुकाने की लालसा देख सकता था, जबकि उसे पहले ही बहुत कुछ मिल चुका था। ऐसा लगता है कि जब तक वह मान नहीं जाता, ये तीनों उसे परेशान करना बंद नहीं करेंगे। हालांकि उसे यह मानना पड़ेगा कि बेसिल का डार्क ड्रैगन होर्ड के साथ होना उनके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। साथ ही इन तीनों के लिए भी यह एक अच्छा अनुभव होगा। चूंकि आप तीनों ही पूरी तरह से तैयार हैं, तो मुझे आपकी क्षमताएं देखनी ही होंगी। आप इसे प्रशिक्षण सत्र भी कह सकते हैं। बूढ़ेपन, मैं इन तीनों को कुछ समय के लिए उधार ले रहा हूं। देव ने पन की ओर देखते हुए कहा, लेकिन पन ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। लगता है तुम कुछ महत्वपूर्ण बात भूल रहे हो, पेन ने उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हुए कहा। मेरे पास पैसे नहीं हैं और न ही मुझे आपको पैसे देने हैं, देव ने जवाब दिया। मेरा मतलब उन उपहारों से है जो मेरे लिए हैं। मैं उनका उपयोग अपने हैचरी की ऊर्जा को पुनः भरने के लिए करूंगा। यदि आप किसी अन्य तरीके से मेरी सहायता नहीं करते हैं, तो आप उन ड्रैगन स्केल्स को अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि आपने उनका उपयोग किया है और आप पर उनका कोई दायित्व नहीं है। यदि आप उपहार दे देते हैं, तो आप पर मेरा कोई दायित्व नहीं रहेगा, पेन ने कहा। देव ने आह भरी और पेन को अजगर की सारी खालें दे दी, क्योंकि कानलाउन को अंडे से बाहर निकालने के लिए वह सचमुच पेन का ऋणी था। पेन को उस समय केवल अपनी जिज्ञासा ही शांत हुई थी, लेकिन देव को नहीं पता था कि उस बूढ़े आदमी को इसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ी थी। देव लालची हो सकता है, लेकिन वह कृतज्ञता का भाव जानता है। फिर भी उसके हाथ बहुत चिपचिपे हो रहे थे, क्योंकि अजगर की खालें उसके हाथों से आसानी से नहीं निकल रही थीं। पैराडॉक्स, उत्तर की ओर एक पोर्टल खोलो, देव ने कहा, और पैराडॉक्स का घन अचानक छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया, जिससे एक स्थिर पोर्टल बन गया। वाह, तीनों ने कहा, और देव ने बिना किसी औपचारिकता के उन्हें गेट के अंदर भेज दिया। फिर उसने गेट को अपने नियंत्रण में लेकर खुद उनके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। क्या यह उत्तरी महाद्वीप है? आक ने उत्साह से कहा, क्योंकि उसने इससे पहले कभी मध्य महाद्वीप से बाहर यात्रा नहीं की थी। यही है, और यही तुम्हारा नया प्रशिक्षण मैदान होगा। मुझे देखना होगा कि तुम तीनों लड़ाई में कैसा प्रदर्शन करते हो। मैंने हमें बर्फीले बंजर इलाकों में पहुंचाया है, जहां बर्फीले भूत दिखाई देते हैं। मैंने सोचा कि मैं तुम तीनों को थोड़ी छूट दूंगा, ताकि तुम में से कम एक को मौलिक शक्ति का लाभ मिल सके, देव ने कहा। हम तुम्हें अपनी ताकत दिखाएंगे, आक ने तीनों को जोश दिलाने के लिए कहा। तीनों पूरी तरह से तैयार थे। आक सबसे आगे था, पाना बीच में और बेसिल सबसे पीछे। देव ने उनकी संरचना देखी और वह बहुत स्थिर थी। ग्रेटर समन, विस्टेरिया, देव ने कहा, और उसने अपने सबसे कमजोर समन को बुलाया, जो उन तीनों के समान स्तर का था। कितने प्यारे हैं,
मैं भी अपने बच्चों को बुलाऊंगा। बेसिल ने पायरो और शॉक को बुलाते हुए कहा। पायरो देखने में लावा से ढके हुए शिकारी पक्षी जैसा लग रहा था। वहीं शॉक को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसमें ड्रैगन का खून हो। बिजली का ड्रैगन अभी बच्चा ही है, लेकिन उसमें ड्रैगन होने के कुछ हल्के फुल्के लक्षण जरूर हैं। फिर भी देव को महसूस होता है कि यह एक ड्रैगन है, लेकिन इसकी सबसे अनोखी बात इसके पंख हैं। बिजली के अजगर के पंखों का ढांचा अजगर जैसा है, लेकिन वे ड्रैगनफ्लाई के पंखों की तरह दिखते हैं। बिजली के अजगर के आगे के पंजे नहीं हैं क्योंकि वे ही उसके पंख हैं, लेकिन इसकी सर्पनुमा सिर की संरचना इस कमी को पूरा करती है। ये प्यारी सी चिंगारियां भी छोड़ता है, मानो अपनी माँ को बता रहा हो कि वह उसकी रक्षा करेगा। ये कितना प्यारा है। बेसिल ने बिजली के ड्रैगन को गले लगाते हुए कहा। उसे झटका नहीं लगा क्योंकि उसके पास ऐसी प्रतिरोधक क्षमता थी जिससे नुकसान नगण्य था। मुझे लगता है कि इतनी तैयारी काफी होगी। दिखाओ कि तुम में क्या काबिलियत है, देव ने कहा। क्या मुझे आइस भूस से ध्यान आकर्षित करने की जरूरत होगी? पाना ने पूछा, क्योंकि आमतौर पर वही समूह के लिए दुश्मनों को लुभाने का काम करता है। नहीं, मैंने पहले ही इसका इंतजाम कर लिया है। बस ये सुनिश्चित कर ले कि आप सभी तैयार हैं। मेरा मतलब है पूरी तरह से तैयार, क्योंकि इसमें आप सभी को शामिल किया जाएगा। विस्टेरिया फ्लोरल थेरेपी का इस्तेमाल करो, देव ने कहा, और अचानक उसकी आत्मा से हवा में एक सुगंधित फूलों की खुशबू फैल गई, जिससे तीनों तरोताजा हो गए। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि बर्फ के भूत अचानक बर्फ से उठ खड़े हुए और झुंड में उनकी ओर दौड़ पड़े। क्या आप हमारी मदद करेंगे? आक ने देव से पूछा। नहीं, मैंने सेना को बुलाया है ताकि जब तुम मरने वाले होगे तो वो तुम्हें ठीक कर देगी। शुभकामनाएं, देव ने हवा में उड़ते हुए और आराम करते हुए कहा। देव उन तीनों की क्षमताओं को जानना चाहता था और साथ ही यह भी कि अगर वे ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं तो उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर दे। वह चाहता था कि उन्हें कम से कम यह अनुभव हो जाए कि एक हफ्ते बाद उन्हें क्या करना होगा। स्वर्गदूतों की एक सेना उन पर हमला करने की कोशिश करेगी और उन्हें कम से कम इसके लिए तैयार रहना चाहिए। देव ने उन तीनों की चाल देखी और वे वाकई उससे प्रभावित कर गए। आग समूह का समर्पित टैंक था और उसने एक टैंक से अपेक्षित चाल ही चली। उसके पास असाधारण कौशल और फुर्ती नहीं थी, लेकिन वह दिए गए समय में अपना काम सटीकता से कर सकता था। वह शांत रहा और बड़ी कुशलता से दुश्मनों पर नजर रखता रहा। वह एक बुरा टैंकर नहीं है क्योंकि वह डैमेज डीलर और टैंक का मिश्रण है। वह मुख्य रूप से दूरी बनाने और हमलों को रोकने के लिए मंत्रों का उपयोग करता है। वह मैजिक स्वॉर्ड्समैन क्लास का इतने लचीले ढंग से उपयोग करता है, लेकिन क्या यह उनकी पार्टी की विशेषताओं के कारण है कि वह इस प्लेस्टाइल का उपयोग करता है? वह बुरा नहीं है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ भी नहीं है। ऐसा लगता है कि वह टीम के साथ सहजता से खेलने के लिए अपनी वास्तविक क्षमताओं को दबा रहा है, लेकिन पेंडेमोनियम जैसे खेल में ये ठीक नहीं है। वह हमेशा अपने साथियों के साथ नहीं रहेगा, इसलिए उसे टीम वर्क के बारे में सोचने से पहले खुद को निखारने की जरूरत है। देव ने आग की खेल शैली का विश्लेषण करते हुए सोचा। जैसा कि देव ने कहा, आग को निष्क्रिय की बजाय अधिक आक्रामक होना चाहिए। एक जादुई तलवारबाज की ताकत इस तथ्य में निहित है कि वे जादू और तलवारबाजी दोनों का एक साथ उपयोग कर सकते हैं। आग की खेल शैली मूल रूप से टैंक की भूमिका निभाने के लिए जादू और तलवारबाजी का अलग अलग उपयोग करना है। अगर आग उनकी रक्षा करने में विफल रहता है तो पाना आगे बढ़कर कवर फायर प्रदान करेगा। वह ऐसे तीर चलाने में भी माहिर है जो जाल बनाते हैं, जो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आदर्श है। जो भी दुश्मन चूक करेगा वह या तो जाल में फंस जाएगा या पाना और ड्रैगन पायरो के संयुक्त हमले से मारा जाएगा। देव देख सकता था कि वे काफी समय से साथ खेल रहे हैं, क्योंकि उनमें वह तालमेल है जो केवल लंबे समय से साथ खेलने वाले दोस्तों में ही हो सकता है। देव को थोड़ी जलन भी होती है क्योंकि वे उससे और उसके दोस्तों से बेहतर खेलते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वे काफी कमजोर हैं। इस टीम की कमजोरी यही है कि वे व्यक्तिगत रूप से मजबूत नहीं हैं। पहली समस्या तब सामने आई जब आग चारों ओर से घिर गया और अन्य मॉब्स का ध्यान अपनी ओर खींचने में असमर्थ हो गया। पाना और पायरो को इस स्थिति में अकेले ही अपना बचाव करना पड़ा, जो कि आदर्श स्थिति नहीं थी। पायरो भले ही ड्रैगन हो, लेकिन अभी तक वह पूरी तरह से वयस्क नहीं हुआ है। ड्रैगनों की परिपक्वता के चरण उनकी प्रजाति के अनुसार भिन्न होते हैं और पायरो कुछ खास लगता है। अब उन्हें अपनी खेलने की शैली बदलनी होगी। वह अब पहले जैसी कमजोर सम्मन नहीं रही। देव ने बेसिल की ओर देखते हुए बुदबुदाया। जब उन्हें लगा कि वे कूल दिखने में नाकाम हो जाएंगे, तभी अचानक 5 मॉब उन पर टूट पड़े। बेसिल ने अचानक अपने शरीर से एक भयानक आभा उत्सर्जित की जिससे सभी आइस भूल्स दंग रह गए।
उसने एक ड्रैगन जैसी भव्यता बिखेरी जिससे अचानक पायरो की युद्ध क्षमता और शौक दोनों बढ़ गए। इस क्षेत्र में भले ही युवा बिजली ड्रैगन ने ज्यादा नुकसान न पहुंचाया हो, लेकिन उसकी पहली क्षमता असल में एक रक्षात्मक तंत्र है। यह एक ऐसी क्षमता है जो क्षेत्र में बिजली का शक्तिशाली हमला करती है, जिससे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन सभी दुश्मन 1 मिनट के लिए अचेत हो जाते हैं। इसी वजह से बेसिल की ओर बढ़ रहे सभी बर्फीले घूल इतने अचेत हो गए कि बेसिल ने उन्हें अपनी पूंछ से ही ढेर कर दिया। बेसिल को पहले लगा कि वह मर जाएगी क्योंकि वह एक सममना है और उसकी रक्षा प्रणाली कमजोर है, और वह इसी तरह की परिस्थितियों की आदी थी। उसका ये भ्रम तब टूटा जब एक आइस घोल उस तक पहुंचने में कामयाब हो गया और उसकी बांह पर काट लिया। उसे लगा कि उसकी आधी से ज्यादा सेहत खत्म हो जाएगी, लेकिन वह ये देखकर हैरान रह गई कि केवल 5% ही कम हुई। हालांकि अनजाने में देव ने एक ऐसा क्षेत्र चुना जहां राक्षस मौलिक क्षति पहुंचाते हैं। बर्फीले घूल ठंड से क्षति पहुंचाते हैं, जिसके प्रति बेसिल में जबरदस्त प्रतिरोधक क्षमता है। उसके ड्रैगन स्केल से बना कवच और उसकी प्रतिरोधक क्षमता उसे मौलिक हमलों के विरुद्ध एक शक्तिशाली रक्षक बनाती है। उसे सचमुच मारने का एकमात्र तरीका उस पर शारीरिक हमला करना या ऐसी क्षमता का प्रयोग करना है जो उसकी प्रतिरोधक क्षमता को भेद सके। बेसिल को अचानक विपरीत परिस्थितियों में भी जीतने का रास्ता मिल गया और उसने अपनी नई मिली क्षमताओं का उपयोग करने का फैसला किया। उसकी एक क्षमता यह है कि वह अपने स्वामित्व वाले प्रत्येक ड्रैगन तत्व के लिए मंत्रों का उपयोग कर सकती है। ऐसा लगता है कि तत्वीय ड्रैगन राजाओं ने उसे उपहार में मंत्रों की पुस्तकें दी हैं। उसके पास ट्रू ड्रैगन टन कौशल भी है जो उसे अधिक माना लागत के बदले मंत्र के उच्चारण को दरकिनार करने में मदद करता है। हीट वेव। बेसिल चिल्लाए क्योंकि उसके केंद्र में गर्मी की एक शक्तिशाली लहर उत्पन्न हुई। युद्ध क्षेत्र में भीषण गर्मी की लहर दौड़ गई जिससे चारों ओर मौजूद बर्फीले राक्षस पिघल गए। बेसिल ने सिर्फ एक मंत्र से ही आकर्षित हुए आधे राक्षसों को नष्ट कर दिया। हालांकि इससे उसकी सारी ऊर्जा समाप्त हो गई और उसका जीवित कवच निष्क्रिय हो गया। freewebnovel.com। जब बेसिल ने अपना ड्रैगन स्केल वाला कवच खो दिया तो ऐसा लगा मानो वह कुछ पल के लिए बिकिनी मॉडल बन गई हो, जब तक कि उसकी माना शक्ति फिर से उत्पन्न नहीं हो गई। पाना ये सब देखकर शर्मा गया, जबकि आग मदद के लिए चिल्ला रहा था क्योंकि उस पर अभी भी आइस घूलों का हमला जारी था। अंत में तीनों ने मिलकर विस्टेरिया द्वारा लुभाए गए सभी आइस घूलों को हरा दिया। वे इसलिए नहीं मरे क्योंकि जब भी उनकी सेहत लाल निशान पर पहुंचती, सेना उन्हें ठीक कर देती थी। देव ने एक दो आइस घोल को टेलीपोर्ट करके ये भी सुनिश्चित किया कि उन पर दुश्मनों का हमला न हो। फिर भी इस झुंड से हुई लड़ाई ने उनके समूह को यह एहसास दिलाया कि उनका सामना कभी भी मॉन्स्टर हाउस या किसी झुंड से नहीं हुआ है, जो उनके लिए अविश्वसनीय रूप से सौभाग्य की बात है। धन्यवाद बेसिल, अगर तुम न होते तो हमारा तो काम तमाम हो जाता, आक ने कहा, जबकि पाना को अभी भी उस आकृति की झलक याद आ रही थी जिसे उसने देखा था। तुम दोनों ने अच्छा काम किया और तब तक ध्यान भटकाने में कामयाब रहे जब तक हम उन सबको हरा नहीं देते। अगर पायरो के पास एलिमेंटल टाइप का फायदा और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए शौक न होता तो हमें मुश्किल होती, बेसिल ने कहा। लेकिन देव अचानक बीच में बोल पड़ा, नहीं, उसका आकलन बिल्कुल सही है क्योंकि तुम इस भीड़ को अकेले ही संभाल सकते थे। देव ने जमीन पर उतरते हुए कहा। लेकिन उन्होंने ही खींचतान करके झगड़ा करवाया, बेसिल ने आगे कहा। लेकिन जब उसने आंख और पाना की तरफ देखा तो दोनों लड़के नीचे देखने लगे। वे भी जानते हैं कि उनकी वास्तव में कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि अगर आपको पहले पता चल जाता तो आप अकेले ही पूरी टोली का सफाया कर देते। आपकी पदवी आपको दूसरों से श्रेष्ठ बनाती है और यह कोई बुरी बात नहीं है। भले ही आप सच में मानते हो कि दूसरों ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वे अपने दिल में जानते हैं कि उन्हें पीछे छोड़ दिया गया। देव ने वह कड़वी सच्चाई बताई जो अब उनके समूह की हकीकत है। क्या आप लोगों ने भी ऐसा ही सोचा था? बेसिल ने अपनी टीम के दोनों सदस्यों की ओर देखते हुए पूछा, लेकिन उनकी चुप्पी ने साबित कर दिया कि देव की बात सही है। मैं ये बात आपको हतोत्साहित करने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि आप सबको सच्चाई से अवगत कराने के लिए कह रहा हूं। आप सब एक टीम के रूप में मजबूत हैं, लेकिन अगर आप इस पहलू को हटा दें तो केवल बेसिल ही अपना बचाव कर पाएगी। ऐसा लगता है कि आप तीनों एक दूसरे के साथ खेलते खेलते इतने लंबे समय तक रहे हैं कि आप व्यक्तिगत विकास को भूल गए हैं। अगर आप सिर्फ मनोरंजन के लिए खेल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ कमाने या कुछ हासिल करने के लिए खेल रहे हैं तो यह एक अलग बात है। मैं आपके विचार विमर्श का इंतजार करूंगा ताकि हम आगे क्या करें ये तय कर सकें, क्योंकि अगर एक हफ्ते बाद भी आपका यही रवैया रहा तो मैं आपको लड़ाई में शामिल नहीं होने दूंगा।
देव ने तीनों को आपस में बात करने का समय देते हुए ये कहा। मुझे ये कहते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन वह सही है। मुझे पहले ही एहसास हो गया था कि अगर पायरो न होता तो मैं कमजोर पड़ जाती। पाना ने कहा। मैं भी सहमत हूं, क्योंकि जब दुश्मनों का झुंड मेरे रास्ते में आ गया तो मैं अपना बचाव नहीं कर पाया। मैं तुम लोगों की रक्षा करने में इतना मशगूल था कि मैं खुद की रक्षा करना ही भूल गया। आक ने कहा, क्योंकि वह इस खेल को कुछ कमाने के लिए खेलता था और पाना और बेसिल के साथ खेलने का आनंद लेते हुए शायद वह इस रास्ते से भटक गया था। मुझे लगता है कि वह सही कह रहा है कि हमने वास्तव में व्यक्तिगत विकास की उपेक्षा की, और यह बात तभी साफ तौर पर सामने आई जब मैंने अपनी नौकरी का स्तर बदलकर उच्चतर स्तर पर कर लिया। बेसिल ने कहा, क्योंकि वह ये भी जानती थी कि अकेले होने पर उनमें कमी आ जाती है। देव उन्हें ये बात बताना नहीं चाहता था, लेकिन कहना जरूरी था। उसे लगता है कि वे इसे अच्छी तरह से लेते हैं, क्योंकि जब भी वह बेबाक बोलता है लोग उससे नाराज हो जाते हैं। इसी विशेषता के कारण ज्यादातर लोग उससे दूर रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग सीधे सीधे समस्या बताने वाले लोगों को पसंद नहीं करते। इस विशेषता के कारण हो सकता है कि आप उससे कुछ ही लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़ पाएं, लेकिन जो लोग उससे जुड़ पाएंगे उनके साथ उसका गहरा रिश्ता बन जाएगा। यहां तक कि देव को भी दूसरों द्वारा उसकी गलतियों के बारे में बताए जाने से डर नहीं लगता, बशर्ते कि ऐसा दुर्भावना से न कहा गया हो। अगर यह सिर्फ एक ईमानदार आलोचना होती तो वह उसे स्वीकार करता और सोचता कि क्या वाकई ऐसा हुआ था। फिलहाल तीनों अपने कार्यों पर विचार कर रहे हैं और जानते हैं कि देव की बातों में कुछ सच्चाई है। वे शायद ये सुनना न चाहें, लेकिन वे जानते हैं कि भीड़ से निपटने के उनके तरीके में व्यक्तिगत रूप से कुछ कमियां थीं। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें अपनी शक्ति को मजबूत करना होगा ताकि यह गलती दोबारा न हो। फिर उन तीनों ने देव को इशारा किया कि उन्हें उससे बात करनी है। देव नीचे गया और उसने उन तीनों का इस खेल के प्रति समर्पण देखा। उसे विश्वास हो गया कि इस तरह की सोच के साथ वे निश्चित रूप से और भी ऊंचाइयों को छुएंगे। क्या आप हमें बेहतर बनने के लिए मार्गदर्शन दे सकते हैं? तीनों ने एक साथ कहा, क्योंकि वे मजबूत बनना चाहते थे। मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं आप में से केवल एक की ही मदद कर सकता हूं। मैं बेसिल को अपने कुछ अनुभव बता सकता हूं, लेकिन आप दोनों को दूसरों से सीखना होगा। आग के लिए आप चुन सकते हैं। क्या आप किसी महिला या पुरुष को सिखाने के लिए चुनेंगे? पाना के लिए आपको अपने जालों पर बेहतर नियंत्रण रखना होगा, और मैं आपको किसी ऐसे व्यक्ति के पास भेज सकता हूं जो आपके जैसा ही व्यवहार करता है। देव ने कहा, क्या मुझे महिला शिक्षक से शिक्षा मिल सकती है? आक ने पूछा, क्योंकि पुरुष शिक्षक उसके प्रति बहुत कठोर हो सकते थे, लेकिन देव ने इतनी सच्ची मुस्कान दी कि वह लगभग शैतानी लग रही थी। तुम बस एक खूबसूरत औरत के साथ रहना चाहते हो, मान लो ये बात। पाना और बेसिल ने आग को चिढ़ाते हुए कहा, लेकिन सिर्फ देव को ही लग रहा था कि उसकी किस्मत खराब है। freewebnovel.com। पाना के लिए मैंने पहले ही आपके गुरु से संपर्क कर लिया है। आग के लिए मुझे आपको स्वयं उसके पास ले जाना होगा, क्योंकि वह काफी व्यस्त है, लेकिन अगर आप उसे चुनते हैं तो वह आपको सिखाने के लिए सहमत हो गई है। देव ने कहा। तभी अचानक उनके स्थान पर अंतरिक्ष में एक दरार दिखाई दी। प्रसिद्ध टेम्परल वृद्ध डुआन क्रीपीसू के साथ दरार में प्रकट हुआ। देव ने पाना के गुरु के रूप में क्रीपीसू को चुना, क्योंकि वे दोनों अपने विरोधियों को रोकने के लिए स्थितिजन्य बीमारियों या स्थितियों का उपयोग करते हैं। क्रीपीसू के पास रॉबिन हुडी नाम का एक अनडेड नाइट भी है, जो वास्तव में जीवित रहते हुए एक महान तीरंदाज था। मैं यहाँ हूँ, बड़े भाई। आपने कहा था कि मुझे तीरंदाज को उसके नियंत्रण में मदद करनी है ना? मैं वैसे भी ऊब रहा था और अब आखिरकार मुझे कुछ करने की प्रेरणा मिल गई है। उन्होंने कहा था कि कभी कभी सिखाते समय प्रेरणा मिलती है, क्रीपीसू ने कहा, और अचानक अपनी उंगलियां चटकाईं और एक कंकालनुमा हाथ ने पाना को पकड़कर दरार की ओर खींच लिया। खूब कुछ सीख लेना, देव ने पाना और क्रीपीसू को विदाई देते हुए कहा। अब मैं और आक उसके गुरु के पास चलेंगे। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। देव ने बेसिल को भी आमंत्रित करते हुए कहा। जरूर, मैं देखना चाहती हूं कि उसका गुरु कौन है, बेसिल ने कहा, और वह भी देव द्वारा बनाए गए पोर्टल के अंदर उनके पीछे चली गई। जब तीनों ने पोर्टल के अंदर कदम रखा तो वे एक मध्ययुगीन महल में पहुंच गए, जो देखने में भव्य लेकिन गॉथिक शैली का था। उनकी निगाहें इधर उधर भटकने लगीं और उन्हें अपने शरीर में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। अकेले होने के बावजूद उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। स्वागत है, नन्हे मालिक। अचानक उनके पास से एक आवाज सुनाई दी, जिससे आक और बेसिल चौंक गए। दोनों ने चारों ओर देखा तो पाया कि उनके आसपास कोई नहीं था।
उन्होंने ऊपर भी देखा, लेकिन उन्हें केवल रंगीन कांच की छत दिखाई दी जिस पर अंधेरे से बनी एक आकृति, एक वेयरवुल्फ और एक वैम्पायर की आकृति बनी हुई थी। फिर आक और बेसिल ने नीचे देखा तो पाया कि उनकी परछाइयां वास्तव में गलत दिशा में हैं। आक और बेसिल की परछाई प्रकाश स्रोत से दूर जाने के बजाय उसकी ओर मुड़ी हुई है। यह कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती क्योंकि यह अभी भी नश्वर दुनिया है, कोई ऐसी दुनिया नहीं जहां सब कुछ उल्टा चलता हो। आक और बेसिल अचानक देव के करीब आ गए क्योंकि उन्हें डरावनी चीजें पसंद नहीं है, और यह जगह तो डरावनी ही है। नोस्फेरा, तुम्हारी आवाज दोबारा सुनकर अच्छा लगा, देव ने हवा से कहा, लेकिन असल में वह ये बात अपने पैरों के नीचे मौजूद परछाई से कह रहा था। वीडियो में बस इतना ही दिखाया गया है, बेसिल ने कहा, क्योंकि वह वास्तव में सोल्स्टिस की युद्ध क्षमता और सुंदरता की बहुत बड़ी प्रशंसक है। सर इक्विनॉक्स, क्या वह सचमुच आपकी बहन है या आप उसे सिर्फ बहन कहते हैं? आक ने उत्सुकतावश पूछा। असल जिंदगी में वो मेरी बहन है। अभी तो वो तुम्हें खूबसूरत लग रही होगी, पर मुझे पता है बाद में ये बदल जाएगी। मजे करो, हम भी अब चलते हैं। एक हफ्ते बाद मिलते हैं, देव ने बेसिल के साथ टेलीपोर्ट होते हुए कहा। आखिरी हिस्से में उसने ऐसा क्यों कहा? खैर, मेरा नाम आक है। आपसे मिलकर खुशी हुई, गुरु सोलिस्टिस। आक ने झुककर अभिवादन किया, लेकिन बाद में उसे एक महिला गुरु चुनने के अपने फैसले पर पछतावा हुआ। रोमानिया के किले में फिर से दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगीं, जिससे बाकी लोग वहां से दूर रहने लगे। देव और बेसिल बर्फीले बंजर इलाकों में वापस आ गए, क्योंकि यह ड्रैगनों के प्रशिक्षण के लिए एकदम सही जगह थी। देव ने बेसिल को पायरो और शॉक दोनों को बुलाने का निर्देश दिया, क्योंकि अगर उन्हें देव के काम में आना है तो उन्हें तेजी से बड़ा होना पड़ेगा। देव ने देखा कि बेसिल पायरो को बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसलिए वह दूसरे ड्रैगनों की तरह खूंखार नहीं है। कैनलाउन, अपने कनिष्ठों को ड्रैगन होने के तरीके सिखाओ। ये सुनिश्चित करो कि युद्ध में वे ड्रैगन की क्रूरता को आत्मसात कर लें। बेसिल, तुम जानते हो कि ड्रैगन शक्तिशाली शीर्ष शिकारी होते हैं, इसलिए तुम्हें उन्हें उसी तरह पालना पोसना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं गलत नहीं हूं जब मैं कहता हूं कि पायरो के अभी तक युवावस्था में न पहुंचने का कारण तुम ही हो। तुम अब ड्रैगन्स की माँ हो और माताएं हमेशा स्नेहशील नहीं होती क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित भी करना होता है। इसके लिए तुम्हें भी अपना सर्वश्रेष्ठ रूप बनना होगा। मुझे आशा है कि तुम तैयार हो, देव ने कहा। देव और बाकी तीनों तय तारीख पर एवलोन लौट आए। आक, बेसिल और पाना में काफी सुधार और उच्च स्तर का प्रदर्शन देखने को मिला। उनका प्रशिक्षण आसान नहीं था, खासकर आक के लिए। बेचारा तो मानो शरीर से आत्मा निकल गया हो। देव ने अपनी बहन सोलिस्टिस और क्रीपीसू से पूछा कि क्या वे हमले में शामिल होंगी, लेकिन वे अचानक व्यस्त हो गईं। ऐसा लगता है कि देव अकेला नहीं है जिसे स्वर्गदूतों की समस्या है, क्योंकि अरेबियन भेड़िया मानव और पिशाच दोनों को पता चला कि स्वर्गदूत ही उन्हें लड़ाई में उकसा रहे थे। मरे हुओं के लिए स्वर्गदूतों के खिलाड़ियों ने मरे हुओं के गढ़ के पास तबाही मचा रखी थी, जिसके कारण उन्हें स्वर्गदूतों का शिकार करना पड़ा। ऐसा लगता है कि मरे हुओं के गढ़ के पास बसे मानव नगर स्वर्गदूतों के प्रतिशोध के डर से कुछ नहीं कर रहे हैं। प्रकाश के गिरजाघर के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की देवी लुमिनारिया मरे हुओं से सबसे अधिक घृणा करती हैं। यहाँ तक कि उन हुओं से भी जिन्हें मृत्यु के देवता ने आशीर्वाद दिया है, क्योंकि मरे हुओं से उनका अतीत पराजय रहा है। अगर ऐसा है तो फरिश्ते बहुत कम संख्या में मौजूद हैं। इससे मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा, देव ने सोचा। देव के सामने अब भी एक समस्या है, क्योंकि सिल्वर सिटी के प्रवेश द्वार पर एक पतली परत दिखाई देती है। ये परत वास्तव में एक अवरोध है जो उन प्राणियों को अंदर जाने से रोकती है जिनके शरीर में प्रकाश ऊर्जा नहीं होती। देव ने इसे रोकने का एक उपाय सोचा और वह था सेना के साथ मिलकर काम करना। सेना की सूर्य ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा के समान तरंगदैर्ध्य की है। सेना और देव के संयुक्त प्रयास से वह निश्चित रूप से अवरोध को पार कर पाएगा। यदि वह आसानी से पार नहीं कर पाता है तो अंधकार में तत्वीय जादू का उपयोग करके अवरोध को हटाने का विकल्प भी मौजूद है। चूंकि यह निम्न स्तर के स्वर्गदूतों को पार जाने देता है, इसलिए अवरोध को बनाए रखने वाला मंत्र उतना शक्तिशाली नहीं है क्योंकि इसकी शक्ति का स्तर अधिक नहीं है। पार जाने के लिए केवल शरीर में हल्की तात्विक ऊर्जा का होना आवश्यक है, लेकिन ये ज्ञात नहीं है कि कितनी मात्रा में। फिर देव ने उन तीनों की ओर देखा जिनके चेहरे दृढ़ थे, मानो वे युद्ध के लिए तैयार हों। आप तीनों को थोड़ा आराम करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा तनाव से गलतियां हो सकती हैं। आपको हमेशा अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना चाहिए। आप लोग इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए जल्दबाजी में निर्णय न लें।
ड्रैगन हमला करने के लिए तैयार हैं। देव ने कहा। तभी क्षितिज पर 50 ड्रैगनों का झुंड उड़ता हुआ दिखाई दिया। आक अब अपने मंत्रों और तलवारबाजी में अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखाई दे रहा था। सोलिस्टिस ने उसे जादू और तलवार का अधिक कुशलता से उपयोग करना सिखाया था। उसने उसे ये भी सिखाया कि भले ही उसमें छहों तत्वों के प्रति विशेष लगाव हो, फिर भी वह उन सभी का उपयोग न करे। अब वह प्रकाश और अंधकार तत्वों से संबंधित जादू पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, जो उसकी सबसे बड़ी मौलिक शक्ति है। सोलिस्टाइस ने उससे पूछा कि विपरीत तत्वों के प्रति उसका लगाव क्यों है, लेकिन वह केवल इतना ही कह सका कि उसे आरंभिक शहर की नैनों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ होगा। आँख को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि जब उसने चर्च की सफाई करके उन 2 बूढ़ी ननों को संतुष्ट किया, तो उन्होंने ही उसे ये तात्विक वरदान दिया था। फिर भी वह इसके लिए आभारी है क्योंकि प्रकाश और अंधकार तात्विक जादू का लगाव प्राप्त करना कठिन है। सोलिस्टाइस वास्तव में खुश है कि आँख का अंधकार तत्व से लगाव है, क्योंकि पिशाच अंधकार तत्व के ही होते हैं। वे एस्मोडियन की संतान हैं, जो अंधकार के देवता अरेबस का अवतार था। उसने ये सुनिश्चित किया कि आँख अंधकार तत्व की जादुई शक्तियों का सहज उपयोग कर सके। पाना ने क्रीपिसू के साथ प्रशिक्षण लिया, जिससे भीड़ को नियंत्रित करने के बारे में उसका ज्ञान बढ़ा। उसने महान अमर योद्धा तीरंदाज रॉबिन हुडी से भी सीखा और मध्यम दूरी और नजदीकी लड़ाई के लिए अपने धनुष चलाने के कौशल को निखारा। चूंकि पाना अमर प्राणियों के राजकुमार के साथ भी था, इसलिए उसने मृत्यु तत्व से संबंधित कुछ मंत्र और कौशल सीखे जिनसे उसकी शक्ति बढ़ सकती थी। देव देख सकता था कि पाना पहले से कहीं अधिक गहरी मृत्यु तत्व ऊर्जा से ढका हुआ है। वह इस मृत्यु ऊर्जा का उपयोग करके क्षण भर के लिए नश्वर लोक से आत्मा लोक में भी जा सकता था। ऐसा प्रतीत होता है कि मरे हुओं के गढ़ में रहने के दौरान उसे प्रशिक्षण देने वाला केवल क्रीपिसू ही नहीं था। बेसिल में ज्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन प्रशिक्षण के दौरान उसकी आत्मा की शक्तियां काफी बदल गईं। कानलाओं द्वारा कराए गए कठोर प्रशिक्षण के बाद पायरो आखिरकार वयस्क हो गया है। उड़ने में असमर्थ इस अग्नि राक्षस के पंख निकल आए हैं और अब वह बेसिल को आकाश की ओर ले जा सकता है। उसकी उड़ान की गति भले ही तेज न हो, लेकिन उसके कठोर लावा जैसे दिखने वाले मजबूत शल्कों ने उसे बेहद ताकतवर बना दिया था। दूसरी ओर शॉक एक किशोर बिजली ड्रैगन में बदल गया है। पहले वह सिर्फ एक मुर्गी के आकार का था, लेकिन अब वह शेर के आकार का हो गया है। शॉक पायरो जितना ताकतवर तो नहीं है, लेकिन अपनी तेज गति और बिजली की शक्तिशाली बौछारों से इसकी भरपाई कर देता है। उसके पास एक सींग भी है जो बिजली को अपनी ओर मोड़ने के लिए लाइटनिंग रॉड का काम कर सकता है। बेसिल के सभी सोलबाउंड्स को एक दुर्लभ क्षमता प्राप्त है, जिसके तहत वे अपने तत्व को ग्रहण करके खुद को पुनर्जीवित कर सकते हैं। ड्रैगनों का ये झुंड अंधकार तत्व से बना है और इसका नेतृत्व डार्कनेस टेनेब्रोसिस कर रहा है। डार्क ड्रैगन किंग ने देव के अनुरोध पर अपने सभी ड्रैगनों को बुला लिया। देव ने झुंड और डार्क ड्रैगन किंग को देखा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि डार्कनेस अनिच्छुक है। लगता है उसने उन्हें आने वाली घटना के बारे में बता दिया है। इसीलिए मैं अपने सारे प्लान किसी को नहीं बताता जब तक कि मुझे उनका भरोसा न हो। सिल्वर सिटी के द्वार के पास पहुंचने पर कुछ न कुछ जरूर होगा। देव ने ड्रैगनों का शिष्टाचार पूर्वक अभिवादन करते हुए सोचा। काले ड्रैगन देव का पीछा करने में ज्यादा हिचकिचाते नहीं दिख रहे थे, लेकिन देव को इसकी परवाह नहीं थी। उसे बस ध्यान भटकाने की जरूरत थी और ये ड्रैगन इसके लिए काफी थे। फरिश्ते अपने घमंड के कारण इस समय बिखरे हुए लग रहे थे, लेकिन देव इसका पूरा फायदा उठाएगा। जैसा कि आपके राजा को समझाया गया है, हम प्रलय के 4 घुड़सवारों को मुक्त करने के उनके अपराधों के लिए स्वर्गदूतों का सामना करने जा रहे हैं। आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा क्योंकि यह एक आदेश है, अनुरोध नहीं। युद्ध के लिए तैयार हो जाए क्योंकि स्वर्गदूत अपने अहंकारी स्वभाव के कारण अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे। देव ने ये कहते हुए एक विशाल द्वार खोला जहां से ड्रैगन आसानी से गुजर सकते थे। देव ने द्वार बंद करके काले ड्रैगनों को पहले अंदर जाने का आदेश दिया क्योंकि वह सबसे आखिर में पहुंचेगा। बेसिल ने देव की ओर देखा और सिर हिलाया, मानो वे किसी बात पर सहमत हो गए हों। आक और पाना को योजना के बारे में पहले ही बता दिया गया है और उन्हें बस बेसिल की रक्षा करनी है। डार्कनेस ने बेसिल को रोकने की कोशिश की, लेकिन देव ने उसे दिखा दिया कि असली सत्ता किसके हाथ में है और काले ड्रैगन राजा को मजबूरन सहमत होना पड़ा। पूर्ण आत्मसात सेना, देव ने कहा और अपने एथेरोस रूप में सेना के साथ विलीन हो गया। मैंने इस मंत्र का प्रयोग काफी समय से नहीं किया है, लेकिन मुझे इसकी कमी महसूस हो रही थी। आत्मा का रूप प्रकट करना, देव ने कहा और जैसे ही वह द्वार से गुजरा, उसका शरीर अदृश्य हो गया।
जब देव द्वार से गुजरा तो स्वर्गदूतों की एक बड़ी भीड़ ने उसका स्वागत किया, लेकिन डार्कनेस ने उसे नहीं देखा। डार्क ड्रैगन किंग घबराया हुआ लग रहा था और उसने स्वर्गदूतों से कहा कि जुड़वां देवताओं का चैंपियन दुनिया के खिलाफ उनके पापों का प्रायश्चित मांगेगा। चैंपियन कहाँ है? ड्रैकनेस ने आग से पूछा। वह हमारे साथ नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। आपके आदेश अभी भी मान्य हैं और वही ये सुनिश्चित करना है कि स्वर्गदूतों को उनके अपराध की सजा मिले। केवल एक चीज बदली है, वह है सजा की मांग करने वाला व्यक्ति और वह मैं हूं। बेसिल ने कहा, लेकिन वह पहले से ही चिंता से कांप रही थी। लगे रहो और बस उसी स्क्रिप्ट के हिसाब से चलो जिसका हमने अभ्यास किया है। जरूरी सामान जुटाने में मुझे बहुत ताकत लगानी पड़ी, देव ने बेसिल से फुसफुसाते हुए कहा। बेसिल ने गहरी सांस ली और अचानक ड्रैगन की मां की गरिमा के साथ भड़क उठा। देवदूतों, क्या तुम सर्वनाश के 4 घुड़सवारों और सर्वनाश के ड्रैगन को मुक्त करने के अपने अपराधों को स्वीकार करते हो? बेसिल चिल्लाए, उसकी आभा चमक उठी। मैं 7 सर्वोच्च देवदूतों में से गैब्रियल कहता हूं कि यह हम पर लगाया गया एक निराधार आरोप है। गैब्रियल ने अपने सफेद पंखों के 3 जोड़े फैलाते हुए कहा। वह कम से कम बेसिल द्वारा दिखाई गई गरिमा के बराबर सम्मान देना चाहता था। उसने ये सुनिश्चित किया कि वह उसे कमतर न दिखाए क्योंकि ड्रैगन इसे हल्के में नहीं लेंगे। गैब्रियल ड्रैगन की माता के बारे में जानता था और उसे उससे सावधान रहना था क्योंकि वह ड्रैगनों का गौरव थी। उसने सोचा था कि उसका सामना जुड़वां देवताओं के चैंपियन इक्विनॉक्स से होगा, इसलिए उसने उसे मात देने की तैयारी की थी, लेकिन उसने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी। तुम कहते हो कि हमने तुम पर जो आरोप लगाए हैं वे सच नहीं हैं, लेकिन हमारे पास इस क्रिस्टल में सबूत हैं। बेसिल ने देव द्वारा दिए गए रिकॉर्डिंग क्रिस्टल को निकालते हुए कहा। जब बेसिल ने अपने सामान में से रिकॉर्डिंग क्रिस्टल निकाला तो वह अचानक 1000 टुकड़ों में बिखर गया। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ क्योंकि अभ्यास करते समय ऐसा कभी नहीं हुआ था। वह एक पल के लिए घबरा गई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया क्योंकि उनके पास एक बैकअप प्लान भी था। freewebnovel.com। देव ने स्पष्ट रूप से देखा कि क्रिस्टल के साथ क्या हुआ जब उस पर अचानक प्रकाश की एक पतली किरण पड़ी। प्रकाश की पतली किरण को इस तरह से कोणित किया गया था कि वह केवल क्रिस्टल पर ही पड़े। रिकॉर्डिंग क्रिस्टल तुरंत चकनाचूर हो गया, इससे पहले कि वह उस पर अंकित सामग्री को प्रदर्शित कर पाता। ऐसा लगता है कि जो चीज आप हमें दिखाएंगे वह नकली या टूटी हुई है। क्या ड्रैगन की मां के पास स्वर्गदूतों के खिलाफ लगाए गए आरोपों के समर्थन में कोई और सबूत है? गैब्रियल ने शांत और संयमित लहजे में कहा। देव को कुछ हद तक ऐसा होने की उम्मीद थी क्योंकि वह जानता था कि अंधकार में ड्रैगन राजा चुप नहीं रहेगा। वैसे भी वह देव के प्रति वफादार नहीं है, इसीलिए उसे सबूतों के नष्ट होने की आशंका थी। बस ये घटना देव के अनुमान से कहीं पहले हो गई। इसके बाद देव तेजी से आगे बढ़ने लगा क्योंकि प्लान बी को सफल बनाने के लिए उसे तुरंत कार्रवाई करनी होगी। वह तुरंत सिल्वर सिटी के द्वारों के पास गया जहां इस समय 2 देवदूत पहरा दे रहे थे। प्लान बी शुरू होते ही वह अंदर प्रवेश करेगा क्योंकि इससे स्थिति में बड़ा बदलाव आएगा। चून की राक्षसों की मदद के बिना उस क्रिस्टल की प्रतिकृति आसानी से नहीं बनाई जा सकती, इसलिए मुझे इस आरोप को कुछ देर के लिए रोकना होगा। इस बार मामला व्यक्तिगत होगा क्योंकि यह सीधे मुझसे जुड़ा है। क्या स्वर्गदूत मेरे खिलाफ अपने हत्या के प्रयास को स्वीकार करते हैं? बेसिल के इस कथन ने डार्कनेस टेनेब्रोसिस को अंदर तक झकझोर दिया। अंधकार में ड्रैगन राजा ने रक्तपिपासा से स्वर्गदूतों को देखा क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि स्पष्ट रूप से उसके बारे में सूचित किए जाने के बावजूद वे ऐसा कुछ करेंगे। स्वर्गदूतों को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई थी कि वे किसी भी परिस्थिति में उस पर हमला न करें। यदि स्वर्गदूत उस पर हमला करते हैं तो ड्रैगनों के क्रोध को शांत करने के लिए उन्हें अपना खून बहाना पड़ेगा। देव को बातचीत के माहौल में अचानक आई गिरावट का एहसास हुआ। उसने अपने पास मौजूद सभी विकल्पों का इस्तेमाल किया, जिनमें से एक बेसिल भी थी। वही मुख्य कारण होगी जिसकी वजह से पहले सबूत नष्ट होने के बावजूद ड्रैगनों को हरकत में आना पड़ेगा। उसने ये सुनिश्चित किया कि बेसिल के पास उसके कथित हमले का सबूत हो। ये बहुत गंभीर आरोप है, ड्रैगन की माता। हमने सभी स्वर्गदूतों को स्पष्ट रूप से कहा था कि आप अछूत हैं। यदि किसी ने आप जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति पर हमला किया है तो मैं क्षमा मांगूंगा, गैब्रियल ने कहा। अगर आपको सबूत चाहिए तो मैं आपको सबूत दूंगी। बेसिल ने ये कहते हुए अपने सामान में से देवदूतों के पंखों के 2 जोड़े निकाले। देवदूतों का क्रोध इस बात से स्पष्ट होता है कि वे अपने पंखों को अपने रचयिता द्वारा प्रदत्त सौंदर्य मानते हैं।
उनके सौंदर्य के प्रतीक को अपवित्र करना इस बात का प्रतीक है कि वे देवदूतों का अनादर करते हैं। यदि गैब्रियल अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं रखता तो अन्य देवदूत हमला कर सकते थे। ये उस बदकिस्मत के पंख हैं जिसने उत्तर में प्रशिक्षण के दौरान मुझ पर हमला किया था। उसने मुझसे बात करने की कोशिश तक नहीं की और अचानक मंत्रों से मुझ पर हमला कर दिया। चैंपियन इक्विनॉक्स मेरी रक्षा के लिए वहां मौजूद थी और जब हम उससे पूछताछ कर रहे थे तो उसने कहा कि यह मिखाइल या जो भी वह है उसकी इच्छा थी। बेसिल ने बताया, असलियत ये थी कि एक फरिश्ता दूर से उन पर नजर रख रहा था। देव जानता था कि उस फरिश्ते को बेसिल की जासूसी करने के लिए भेजा गया था, लेकिन उसने इस स्थिति का फायदा उठाने का निश्चय किया। उन्होंने पहले हमला तो नहीं किया, लेकिन फरिश्ते के छुपते रहने के दौरान उन्होंने प्रकाश की देवी के बारे में बुरा भला कहा। परिणाम वही हुआ जिसकी देव को उम्मीद थी और जब देवदूत अपने क्रोध को और दबा नहीं सकी तो उसने उन पर हमला कर दिया। उस समय देव एक खलनायक की तरह मुस्कुराए और लड़ाई के दौरान देवदूत के पंख नोच डाले। वे उससे पूछताछ करने ही वाले थे कि उसने खुद को विस्फोटित कर लिया और उसके अंतिम शब्द थे, मिखाइल की इच्छा के लिए। हम तुम पर कैसे विश्वास करें जब तुम उस पर तब हमला कर सकते थे जब वह बस वहां से गुजर रही थी। गैब्रियल थोड़ा लड़खड़ाते हुए चिल्लाया, लेकिन फिर शांत हो गया। तुम कहते हो कि मैं झूठ बोलता हूं। बिना सबूत के मुझ पर आरोप लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं यहां हमले का शिकार हुआ था, बेसिल ने कहा। उस राक्षस ने तुम्हारा दिमाग दूषित कर दिया होगा और तुम पर जादू कर दिया होगा ताकि तुम्हें लगे कि तुम पर हमला हुआ है। जो भी प्राणी उस राक्षस पर भरोसा करता है वह कीड़े मकोड़ों से भी बदतर है, क्योंकि वह उनकी मीठी बातों पर विश्वास करने जितना मूर्ख है। क्या तुम भी सहमत हो, डार्क ड्रैगन किंग डार्कनेस? गैब्रियल ने कहा, लेकिन देव बड़ी खुशी से मुस्कुरा रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, पंख वाले कमीने? डार्कनेस चिल्लाया और उसकी शक्तिशाली ऊर्जा पूरे क्षेत्र में फैल गई। गैब्रियल को नहीं पता कि डार्कनेस अचानक इतना क्रोधित क्यों हो गया, जबकि उन्होंने इस मुद्दे को टालने की योजना पहले से ही बना रखी थी। गैब्रियल को यह भी नहीं पता कि देव के पास टियामेट का चिन्ह है और उसने टियामेट और उस पर भरोसा करने वालों का अपमान किया है। टियामेट का चिन्ह होने के कारण देव को ड्रैगन की मातृ देवी का विश्वास प्राप्त है। टियामेट का चिन्ह उस सत्ता पर पूर्ण विश्वास का प्रतीक है और गैब्रियल ने देव और उस पर विश्वास करने वालों का अपमान किया है। इस प्रकार गैब्रियल ने अनजाने में देव पर विश्वास करने के लिए देवी टियामेट को एक कीट से भी नीचा दिखाया। देव के लिए यही होना जरूरी था, क्योंकि ड्रैगन के क्रोध को शांत करना कठिन होता है।